हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 राजनीति विज्ञान यानी समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, इसका ये जो पार्ट 3 है, यानी समकालीन विश्व राजनीति जो हम चैप्टर देख रहे हैं, जो पूरी बुक देख रहे हैं, उसका पार्ट 3 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। इस इंपॉर्टेंट चैप्टर को आज के सेशन में हम एक साथ पढ़ने वाले हैं, एक बार में खत्म करने वाले हैं। यानी आखिर अमेरिकी वर्चस्व समकालीन विश्व राजनीति में कैसे आया, इसका मतलब क्या है, इसके कौन कौन से अंग थे जो विशेष रूप से हमें देखने चाहिए, और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रकरण है, इन सारी चीजों की चर्चा आज एक बार में सेशन में हम करेंगे। तो बने रहिए सेशन में, बेहद खास सेशन है और यहां पर कई नई नई चीजों के बारे में हम देखेंगे। प्रीवियस चैप्टर्स के बैकग्राउंड को देखते हुए और नई चीजों को ऐड करके बहुत रोचक जानकारी आज हम गेन करने वाले हैं। पर इससे पहले कि मैं ये सेशन स्टार्ट करूं, एक और खास बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा हिंदी माध्यम में निःशुल्क ले सकते हैं। यहां 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, आपको किसी तरीके के कूपन कोड या डिस्काउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यूपी बोर्ड से पढ़ते हो, बिहार बोर्ड से पढ़ते हो, एनसीईआरटी फॉलो करते हो, एमपी बोर्ड से हो, सारी की सारी शिक्षा, पूरा सिलेबस यहां पर कवर करके निःशुल्क रूप से आपको प्रोवाइड किया जाएगा हिंदी मीडियम में। इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ शुरू करते हैं ये बेहद खास चैप्टर और देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या देखना है। अब सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे, जैसे हर चैप्टर में देखते हैं परिचय में, कि आखिर इस चैप्टर का मतलब क्या है और हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, यानी व्हाट टू स्टडी। हम इस चैप्टर में क्या क्या देखेंगे, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे एकत्ववाद का विकास, यानी ग्रोथ ऑफ यूनिलेटरलिज्म, या जिसको हम इसको जोड़ेंगे यूनिपोलैरिटी से। हम प्रीवियस 2 चैप्टर में देखते आ चुके हैं कि भैया 1945 से 1991 तक शीत युद्ध चला। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ के विघटन के साथ क्या नजर आया? नजर यह आया कि पूरी दुनिया में मात्र एक सुपर पावर रह गया, वो रहा अमेरिका। यह कंसेप्ट जुड़ा हुआ है यूनिलेटरलिज्म या एकत्ववाद से। ठीक, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। फिर देखेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में प्रभुत्व और चुनौती, किस तरह से एक पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिक डोमिनेंस, एक आर्थिक रूप से अपना प्रभुत्व अमेरिका बनाता गया, फिर उसको कुछ चुनौतियां भी करनी पड़ी सामना, उसके बारे में भी देखेंगे। भारत अमेरिका का संबंध, अधुनातन प्रवृत्तियां, भारत और अमेरिका में क्या महत्वपूर्ण संबंध रहे हैं, थोड़ी इसकी चर्चा भी करेंगे, यह भी इंपॉर्टेंट है। और क्या क्या हम देख सकते हैं इस चैप्टर में। तो एकत्ववाद का विषय विकास तो देखेंगे ही, उसके साथ साथ देखेंगे अफगानिस्तान प्रकरण। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि अफगानिस्तान जो रहा, अब इसमें देखिए यह इंपॉर्टेंट था कि 1945 से 1991 तक शीत युद्ध चल रहा था। सोवियत संघ और अमेरिका दोनों का यह प्रयास था कि अफगानिस्तान पर अपना हक जमाया जाए। हक इसलिए जमाया जाए क्योंकि अफगानिस्तान सोवियत संघ के जस्ट बगल में था और वो चाहते थे कि हमें मिल जाएगा तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका खासकर चाहता था सोवियत संघ के बगल में हम इसको अपने हिसाब से डील करेंगे। वहां मुजाहिदीनों को खड़ा किया गया, वहां तालिबान और अलकायदा जैसी चीजें आई, बाद में वही खतरा बन गई। वो पूरा प्रकरण क्या था और अमेरिकी वर्चस्व से कैसा जुड़ा है, उसको चर्चा करेंगे। फिर नई विश्व व्यवस्था या खाड़ी युद्ध की बात करेंगे। नई विश्व व्यवस्था क्या रही? ये अमेरिकी वर्चस्व को दुनिया में दिखाने का एक बहुत, आप कह सकते हैं, प्रमुख मुद्दा बना, प्रमुख मौका बना। जब जॉर्ज बुश सीनियर ने इसे नई विश्व व्यवस्था का नाम दिया, उसमें हुआ ये शॉर्ट में कि भाई इराक ने कुवैत को कब्जा कर लिया और कुवैत का शासक जाकर छुप गया सऊदी अरब में। जब वहां जाके छुप गया तो अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ में यह प्रस्ताव किया कि भैया अब हमें इराक को मारना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इराक को आक्रमणकारी घोषित कर दिया और 30-40 देशों के समूह ने मिलकर इराक पर हमला किया और उसका नाम रखा, इसको कहा गया प्रथम खाड़ी युद्ध। प्रथम खाड़ी युद्ध, पूरा डिटेल में देखेंगे इसको। इस युद्ध में अमेरिका ने अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए स्मार्ट बम, कंप्यूटर प्रणाली, तरह तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया और अमेरिका ने दुनिया को बता दिया कि वो आर्मी स्ट्रेटेजिक तौर पर और सैन्य तौर पर दूसरी दुनिया से बहुत आगे है। फिर हम एक परिस्थिति ये भी देखेंगे कि अमेरिकी वर्चस्व को एक बहुत बड़ा झटका लगा जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ 9/11 में। यहां पर अमेरिका के 3 प्रमुख चिन्ह, पेंटागन जो रक्षा पूरा मंत्रालय का हेड ऑफिस रहा, उसके बिल्डिंग, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो उसके आर्थिक प्रगति का एक बहुत बड़ा लैंडमार्क था, और उसके कांग्रेस यानी संसद, इन 3 जगहों पर एक हमला किया गया जो एक बहुत बड़ा हमला था, जो अमेरिकी वर्चस्व को पहली बार झकझोरने वाला हमला था।
इसकी भी चर्चा हम इस चैप्टर में करेंगे बहुत प्रमुख रूप से। फिर हम देखेंगे कि कैसे 2003 में मिशन टू इराकी फ्रीडम करके 2003 में इराक पर आक्रमण किया फिर अमेरिका ने। इस बार आरोप यह लगाया कि भैया इराक के पास कहीं ना कहीं ऐसे हथियार हैं जो पूरी दुनिया को ध्वस्त करने के लिए सक्षम है, बहुत ज्यादा आत्मघाती हथियार रखे हुए हैं। फिर वो संयुक्त राष्ट्र संघ में गया, उसे लगा फिर सिक्योरिटी काउंसिल मान जाएगी, मिलजुल के हमला करेंगे, पर इस बार संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसको परमिशन नहीं दी, खासकर वीटो कर दिया फ्रांस और रूस ने। अमेरिका नहीं माना और उसने सबको किनारे करते हुए हमला किया और इराक को पूरी तरह से निस्तनाबूद कर दिया। हालांकि इराक में ऐसे हथियारों का कोई प्रमाण मिला नहीं। माना गया कि इराक के जो तेल भंडार हैं, जो उसके प्राकृतिक संसाधन थे, उसको कब्जा करने की इसकी नीति थी। दूसरा था अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में यूएस के प्रभुत्व को चुनौती। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो जैसे भारत, चीन, जापान, है ना, ये ऐसे शक्तियां या ऐसे देश या अर्थव्यवस्थाएं विकसित होने लगी या हो रही हैं जिसने कहीं ना कहीं इकोनॉमिक फ्रंट पर, आर्थिक मोर्चे पर यूएस के अर्थव्यवस्था को थोड़ा चुनौती प्रदान की है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। अमेरिकी विचारधारा को चुनौती, खासकर किस विचारधारा को? लोकतांत्रिक पूंजीवाद। अच्छा, ये चुनौती कौन दे रहा था? देखिए 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद लगभग पूरी दुनिया लोकतांत्रिक पूंजीवाद की तरफ तो जा रही थी, लेकिन कुछ असंतुष्ट ग्रुप थे, खासकर आतंकी संगठन उसमें ज्यादा थे। उन्होंने ये एक धोखा माना और फिर उस पर हमला भी किया, उसको लगातार विरोध करते आ रहे हैं। इस विचारधारा को भी चुनौती मिली। फिर बड़ा जरूरी हो जाएगा बात करना कि भारत अमेरिका के संबंध कैसे रहे हैं। इन संबंधों में दो तरह की बात रही है, कभी मधुर कभी खटास। इन दोनों पक्षों पर बात करेंगे। भारत ने कई मुद्दों को लेकर अमेरिका के खिलाफ हो रहा है। जैसे भारत को लगा कि शुरू में औपनिवेशिक ताकतों के खिलाफ अमेरिका चुप रहता था। भारत को लगा जो ये शीत युद्ध में अस्त्रीकरण की होड़ है, इसमें अमेरिका बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, ये ठीक नहीं है। पाकिस्तान को लगातार मदद करता है अमेरिका, ये ठीक नहीं है। अमेरिका को भी कुछ चीजें पसंद नहीं थी, जैसे कि भारत से रूस और सोवियत संघ से जो करीबी थी वो पसंद नहीं थी, ये चीजें थी। मधुर संबंध भी रहे हैं, जैसे अमेरिका और भारत ने फिर कई रक्षा समझौते हुए हैं। 62 के युद्ध में जो है अमेरिका ने चीन के खिलाफ हमारा सहयोग किया। फिर उसके बाद ओबामा काल और ट्रंप काल में तो और अच्छी हमारे संबंध बने हैं। अमेरिकी प्रभुत्व की प्रकृति कैसी रही है, विस्तार और सीमाओं को समझने का प्रयास करेंगे कि अमेरिका का जो डोमिनेंस रहा है, जिस वर्चस्व की हम बात कर रहे हैं, वो किस प्रकार का रहा है, उसमें कैसे कैसे विस्तार हुआ और क्या लिमिटेशंस थी जो उसको फिर पीछे भी खींच रही थी। इस पर भी थोड़ी बातचीत हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। कुल मिलाकर हमें बात करनी है कि पूरी दुनिया में कैसे एक अमेरिका का वर्चस्व स्थापित होता चला गया। हमने पहला चैप्टर शीत युद्ध का दौर देखा था, दूसरे चैप्टर में देखा कि शीत युद्ध का विखंडन होकर दो ध्रुवता का अंत हो गया, तीसरे में देख रहे हैं कि जब दो ध्रुवता का अंत हो गया तो किस तरह अमेरिका एक सुपर पावर के रूप में वर्चस्व स्थापित करता है, उस वर्चस्व की प्रकृति क्या है और उस वर्चस्व को किस प्रकार बार बार चुनौती भी मिलती है। इस पर भी थोड़ी बातचीत हम जरूर कर लेंगे। अब देखिए, अगर आप इसको समराइज करना चाहें तो हुआ क्या, सोवियत संघ का विघटन हो गया 1991 में। ठीक बात, इसके कारणों की चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में। अगर हम बहुत ज्यादा प्रिसाइजली देखना चाहें तो इसमें क्या क्या भूमिका थी, गोर्बाचेव के सुधार। गोर्बाचेव ने दो तरह के सुधार किए, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका। एक सुधार ने बोला कि हम पूरी तरह पूंजीवाद की तरफ जाएंगे, खुली अर्थव्यवस्था की तरफ, और हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाएंगे। तो जो साम्यवादी सत्तावादी नीति थी वो अपने आप सरेंडर हो गई, तो सोवियत संघ का विघटन होना था। 1989 में बर्लिन की दीवार का गिरना, है ना, बैकग्राउंड आप जरूर ध्यान रखिए। बर्लिन की दीवार 1989 में गिर गई, शीत युद्ध की समाप्ति की बात होने लगी। ठीक, सोवियत गणराज्यों का खुद को, सोवियत गणराज्यों का स्वतंत्र घोषित करना। जितने 15 देश मिलकर सोवियत संघ बनाए थे, सबने स्वयं को स्वतंत्र होने की बात कर ली। और वो क्यों कर ली, क्योंकि क्या थी वहां, क्या समस्याएं थी, आर्थिक प्रशासनिक जड़ता। वहां क्या हो चुका था, साम्यवादी दल का शासन था, वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं था, भ्रष्टाचार व्याप्त था, न तो आर्थिक प्रगति हो रही थी, न प्रशासनिक कोई कार्य हो रहा था, जड़ता आ चुकी थी। इन सभी कारणों और इन सभी आप कह सकते हैं कि इवेंट्स के थ्रू क्या हुआ, वहां पर सोवियत संघ का विघटन हो गया। विघटन होने के बाद रूस क्या हो गया, उत्तराधिकारी बन गया।
15 राज्यों ने अलग अलग अपना गणराज्य बना लिया, उन्होंने कॉमनवेल्थ भी बना लिया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। और रूस उसका उत्तराधिकारी बना और इसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्यता भी प्राप्त हो गई। और इसके साथ दुनिया में क्या हुआ, एक ध्रुवीयता आ गई, यूनिपोलैरिटी या यूनिलिटरलिज्म भी आ गया इसके साथ, और अमेरिका का सामरिक, आर्थिक और वैचारिक प्रभुत्व हो गया। सामरिक मतलब पूरा आर्म, यानी जो इसकी जो सैन्य क्षमता आप कहें, इसकी जो प्रौद्योगिकी की क्षमता कहें, इसकी जो इसके बम, इसके युद्ध करने की शैली, ये सारी चीजों पर इसको क्या हो गया, एक वर्चस्व स्थापित हो गया। आर्थिक की अगर बात करें तो उतनी बड़ी अर्थव्यवस्था कोई नहीं, डॉलर पूरी तरह मजबूत, एक तरफ सोवियत संघ का रूबल नीचे गिर गया तो आर्थिक प्रभुत्व, और वैचारिक प्रभुत्व यानी पूरी दुनिया ने साम्यवाद को ठुकरा के लोकतांत्रिक पूंजीवाद या उदार पूंजीवाद की तरफ अपने आप को मोड़ दिया। यह वैचारिक प्रभुत्व जिस विचार को लेकर वो 1945 से चल रहा था, यह प्रभुत्व बाकायदा अमेरिका ने क्या कर लिया, स्थापित कर दिया। यह बहुत बड़ी बात हुई। आ गई बात समझ में? तो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इंडीड। अब देखिए, अगर आप ध्यान से समझना चाहें तो शीत युद्ध, जे.के. सैमली ने एक बात कही कि शीत युद्ध के अंत का आकस्मिक परिणाम था कि एक ऐसी वैश्विक संरचना जिसे अब भूतपूर्व सोवियत संघ अमेरिका के वर्चस्ववादी नेतृत्व के लिए कोई चुनौती नहीं रह गई। ठीक, मतलब अचानक जो शीत युद्ध समाप्त हुआ, इससे यह हो गया कि जो पहले का सोवियत संघ था, अब अमेरिका के वर्चस्व के लिए वो कोई चुनौती नहीं बन के रह गया। अब अमेरिका अंतरराष्ट्रीय संरचना के उच्च शिखर पर अकेला खड़ा था, यानी एक महाशक्ति के रूप में वो अकेला खड़ा था। शीत युद्ध के अंत में अमेरिका और सोवियत संघ को उस प्रतिद्वंदिता ने से मुक्त कर दिया था जिसने उनके अपार संसाधनों को निचोड़ लिया। बिल्कुल ठीक बात, वेरी करेक्ट इवेल्युएशन। तो जो प्रतिद्वंदिता 1945 से 91 तक चल रही थी, उस प्रतिद्वंदिता ने दोनों के संसाधनों को निचोड़ा था, क्योंकि उस समय क्या चल रहा था, उस समय रेस टू आर्मामेंट चल रहा था। रेस टू आर्मामेंट यानी शस्त्रीकरण की दौड़, शस्त्रीकरण की दौड़। ठीक, जब शीत युद्ध चल रहा था तो दोनों देशों में शस्त्रीकरण का दौर था कि खूब शस्त्र इकट्ठे करो। इसने दोनों के संसाधनों को निचोड़ा, लेकिन सोवियत संघ के विघटन या शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अब कहीं ना कहीं अमेरिका का जो वर्चस्व था, अमेरिका की जो एक तरह से कह सकते हैं वर्चस्व को जो चुनौती थी, वो पूरी तरह खत्म हो गई। अमेरिका एक इकलौता महाशक्ति बन के उभर गया। सन 1989 से 91 तक की घटनाओं ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों के कतिपय पहलुओं को एक नया मोड़ दे दिया। ठीक बात है, 1989 की बात क्यों जा रही है, बर्लिन की दीवार गिरी, साथ में उस समय जो ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका थी, इस पर खूब बात चल रही थी, और 1991 में तो पूरा विद्रोह हुआ और एक तरह से मिखाइल गोर्बाचेव हट गए और शीत युद्ध खत्म हुआ, सोवियत संघ का विघटन हो गया और बोरिस येल्त्सिन रूस के नए राष्ट्रपति बने। ये सारे काम हमने प्रीवियस चैप्टर में देखे हैं, लेकिन इससे पूरा नया मोड़ आ गया पूरी दुनिया की व्यवस्था में। ठीक है, अब वैचारिक, मानवीय और सांस्कृतिक मुद्दों ने वैचारिक और सुरक्षात्मक मुद्दों का स्थान ले लिया। तो अब आप कह सकते हैं कि जो मानवीय और सांस्कृतिक मुद्दे थे ये हावी हो गए, अब ये सुरक्षात्मक मुद्दे और जो पूंजीवाद समाजवाद का मुद्दा था ये सब हट गया। अब केवल मानवीय और सांस्कृतिक मुद्दे ज्यादा तक हावी हो गए, क्योंकि एक ही शक्ति रह गई। चूंकि अब सोवियत संघ में साम्यवाद को नकार दिया गया, इसलिए अब नए युग की शुरुआत हुई, और वो युग था क्या, डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म। पूंजीवाद की बात मैं पहले ही बता चुका हूं आपसे, जहां पर क्या होगा, बाजार सब कुछ डिसाइड करेगा, बाजार में जो मांग पूर्ति होगी वो डिसाइड करेगी। मैंने बहुत डिटेल में प्रीवियस चैप्टर में बताया है। समाजवाद और साम्यवाद में क्या था भैया, कि वहां पर सब कुछ केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था होगी, आदेशित अर्थव्यवस्था होगी, जिसको कमांड इकोनॉमी कहते हैं, जहां क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किस कीमत पर उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, सब कौन तय करेगा, सरकार। और पूंजीवाद में कौन तय करेगा, बाजार। सरकार कहेगी हमें मतलब नहीं है किसके लिए उत्पादन कर रहे हो, किस कीमत पे कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, मतलब ज्यादा लेबर लगा के कर रहे हो कि ज्यादा पूंजी लगा के कर रहे हो, करो। बाजार में जो जिस कीमत पे खरीदता है, जिसकी मांग है वो पूरी करो। ये पूंजीवाद में आता है, और यही इस युग की शुरुआत हुई। और पूरी दुनिया में अब तेजी से बाजारवाद, या जिसको आप कह सकते हैं भौतिकतावाद, ये तेजी से बढ़ने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में सोवियत अमेरिकी प्रतिद्वंदिता पर आधारित द्विध्रुवीय संरचना का अंत हो गया। जो बाइपोलैरिटी थी वो पूरी तरह समाप्त हो गई, अब केवल यूनिपोलैरिटी आ गई, एक ध्रुव की बात, एक महाशक्ति आ गई।
महाशक्तियों की प्रतिद्वंदिता का अंत सशस्त्र विवाद के बजाय शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। इससे पता चलता है कि महाशक्ति अपने विवाद का समापन बिना रक्तपात के कर सकती है। अब देखिए, पूरा 30-40 साल में भी शीत युद्ध रक्तपात के बिना हुआ। शीत युद्ध इसीलिए कहा जाता है ना कि युद्ध था पर ठंडा, प्रत्यक्ष युद्ध नहीं था, तनातनी बनी रहती थी और प्रतिद्वंदिता समाप्त भी शांति से हो गई। गोर्बाचेव और उस समय फिर अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच में अच्छे संबंध बनने लगे और उन लोगों ने मिलजुल कर ये प्रतिद्वंदिता समाप्त की। तो ये चीज दुनिया ने देखा कि जो ये बड़ी प्रतिद्वंदिता है इसे शांति से भी खत्म किया जा सकता है, इसमें बिना किसी लड़ाई झगड़े को भी इसको हम खत्म कर सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात वहां पर देखी गई थी। पूर्व साम्यवादी राज्यों ने आर्थिक संकट से लेकर राज्यों के विघटन जैसी गंभीर समस्याओं का सामना किया। हाँ, यह जरूर था कि जितने देशों ने मिलकर सोवियत संघ बनाया था उनको शॉक थेरेपी का सामना करना पड़ा। उनके देशों में विघटन हुए, गृह युद्ध हुए, सब हमने देखा है और उनको बड़ी समस्याएं हुई। शीत युद्ध ने सभी राज्यों को अपने राष्ट्रीय हितों को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए विवश कर दिया। सभी राज्यों ने नया संविधान बनाया, सभी राज्यों ने नई व्यवस्थाएं अपनाई, सभी राज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के मेंबर बने, सभी राज्यों के सामने नई चुनौतियां थी, उसका उन्होंने सामना किया, लेकिन उन्होंने साम्यवादी विचारधारा को तिलांजलि दे दी, सोवियत संघ को खुद से अलग कर लिया, सोवियत संघ खत्म हो गया और पूरी दुनिया में अमेरिकी वर्चस्व स्थापित हुआ। इन देशों ने भी अब अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों के साथ अपने संबंध बनाने शुरू किए। यह भूमिका आपको बताती है कि कैसे पूरी दुनिया में 1991 के बाद समकालीन विश्व राजनीति में अमेरिका का एक वर्चस्व, हेगमनी या डोमिनेंस उभर कर सामने आया, जिसे पूरी दुनिया ने देखा। ये बातें ध्यान में रखेंगे और अब हम धीरे धीरे बढ़ेंगे उस पहले पॉइंट की तरफ, यानी एकत्ववाद के विकास की तरफ, जो समकालीन विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व को स्थापित करने का सबसे प्राइमरी स्टेज या सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज रहा। तो अब देखिए, शीत युद्ध की समाप्ति के उपरांत अमेरिका आत्मविश्वास से भरे एक राष्ट्र के रूप में उभरा। और क्यों न उभरता, कोई ऐसा कारण नहीं था कि वो आत्मविश्वास से न उभरे, क्योंकि जो चुनौतियां थी उसके सामने वो समाप्त हो गई। जो ऐसी चुनौती जो उस पर आर्थिक दबाव भी डाल रही थी, जो उस पर सामरिक दबाव भी डाल रही थी, वो चुनौती पूरी तरह न सिर्फ समाप्त हुई बल्कि उसके सामने सरेंडर हो गई। उसके सरेंडर होने से दुनिया के बहुत सारे देश जो उस गुट में शामिल थे वो भी सरेंडर हो गए। तो ये इट हैज गॉट ऑल द रीजंस। यह पराभव की स्थिति से आधिपत्य या वर्चस्व की स्थिति में आ गया, हेगमनी। तो जो धीरे धीरे, चूंकि देखिए एक चीज आप समझ लीजिए, सोवियत गुट में जो समस्या उत्पन्न हो रही थी तो अमेरिका भी अछूता नहीं था, उसके गुट में भी समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो गई थी। नाटो में फ्रांस ने बगावत करनी शुरू कर दी थी और दुनिया के कई देश उसको बता रहे थे, आंख दिखा रहे थे। तो धीरे धीरे जो लग रहा था कि अमेरिका की स्थिति भी पराभव में जा सकती है, अब वो वर्चस्व या हेगमनी की स्थिति में आ गया। ये जो हेगमनी शब्द है ना, ये एथेंस से, यूनान से शुरू हुआ है। यूनान में एथेंस की वर्चस्व को दिखाने के लिए हेगमनी शब्द का इस्तेमाल किया जाना शुरू किया गया। क्वेश्चन पूछता है अक्सर, आप एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी इसको आगे देखेंगे। तो ये हेगमनी को आप ध्यान रखिएगा, यूनान से उत्पत्ति हुई है इस शब्द की, ठीक है। तो ये अमेरिका के संदर्भ में बहुत विशेष रूप से देखा जाना शुरू किया गया, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी सैनिक सामर्थ्य में अन्य देशों से काफी आगे था। उसके द्वारा प्रतिरक्षा पर होने वाला व्यय अन्य सभी शक्तियों के संयुक्त व्यय से अधिक है। तो अमेरिका के शक्ति संपन्न होने के जो सबसे बड़े कारण थे, एक तो वो सैन्य खर्च बहुत ज्यादा करता आ रहा है शुरू से, और उसमें भी जो सैन्य अनुसंधान है यानी जो रिसर्च है इस पर बहुत व्यय करता है। इसलिए नई नई तकनीकों के फाइटर जेट, नए नए बम, नए नए हथियार इसके पास हमेशा रहते हैं। उसके घरेलू बाजार का वृहद आकार, उसका जो मार्केट है, 50 स्टेट है अमेरिका में, उसका जो इंटरनल मार्केट है वो भी बहुत बड़ा है, तो इकोनॉमी स्ट्रांग रहती है। तो बृहद आकार और उसकी संसाधन विधि यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी अन्य शक्ति संयुक्त राज्य से दुश्मनी मोल लेने की स्थिति में नहीं है। और आज की दुनिया में एक बात आप विशेष रूप से ध्यान रखिए कि केवल सैन्य संपन्न होने से ही आपका वर्चस्व स्थापित नहीं होता है। आज की दुनिया में ये जो आर्थिक पक्ष है ना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके कई उदाहरण आप समझ सकते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है कि कोई देश हो सकता है कि आम तरीके से, सैन्य तरीके से किसी देश से ज्यादा मजबूत हो, लेकिन होता क्या है कि उसका जो आर्थिक स्थिति रहती है वो इतनी मजबूत रहती है कि आर्थिक स्थिति मजबूत होने के कारण कोई देश जल्दी क्या करता है, उधर की तरफ आंख नहीं उठाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूप से देखा जाता है। तो ऐसी स्थितियों में अमेरिका ने दोनों तरह के पक्षों को मजबूत किया हुआ है। अब आप चीन को देख लीजिए, चीन आर्थिक रूप से इतना ज्यादा हावी होता जा रहा है, भारत की भी अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा आयात हम चीन से कर रहे हैं, हम उस पर निर्भर हो चुके हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो दुनिया के बहुत सारे देशों को वो कर्ज देकर अपने अंडर किए रहता है।
तो इकोनॉमिक जो स्थिति है आज के डेट में वो आपकी स्थिति को बहुत डिक्टेट करती है। कुछ देशों ने उत्सुकतापूर्वक तो कुछ ने अनिच्छा से अमेरिका का अस्तित्व स्वीकार किया। तो जैसे ही ये पहला गुट खत्म हुआ, पहला जो ये जो सोवियत संघ वाला गुट था वो जैसे ही विघटित हुआ, तो बहुत सारे देश चाहते न चाहते भी अमेरिका की तरफ घुटने टेकने लगे। अब देखिए ये जो एकत्ववाद का विकास है, इसके मैंने 3 महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र किया है। ये जो 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, इन्होंने स्थापित कर दिया कि अब दुनिया में यूनिलैटरलिज्म है या दुनिया में यूनिपोलैरिटी है और अब अमेरिका के वर्चस्व को मानना पड़ेगा। 3 घटनाएं क्या? पहला घटना था अमेरिका द्वारा पनामा पर हमला। निरंकुश शासक नोटिगा को बंदी बनाया। इसने निश्चित किया गया कि अमेरिका शक्ति प्रयोग कर सकता है। अब आपको पता है कि जो मानचित्र अगर आपको ध्यान होगा तो उत्तरी अमेरिका का ये है और नीचे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है और पनामा यहां पर आपको दिखाई देगा। तो ये जो मैक्सिको के नीचे, तो अब ये अमेरिका ने क्या किया कि वहां एक निरंकुश शासक था नोटिगा, उस पर हमला करके उसको बंदी बनाया और यहां से अमेरिका ने दिखाया कि देखो जहां जरूरत पड़ेगी, जहां हमें ठीक लगेगा, हम शक्ति का प्रयोग करेंगे, हम हिचकेंगे नहीं। ये बहुत स्पष्ट रूप से अमेरिका तुरंत दिखाएगा। तो पहली घटना यूएस अटैक ऑन पनामा, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा इराक द्वारा कुवैत पर, अच्छा इसको कहते हैं फर्स्ट गल्फ वॉर। इसमें क्या हुआ ध्यान से समझ लीजिए। 1990 में इराक में सद्दाम हुसैन का शासन चल रहा था। सद्दाम हुसैन के शासक से लोग बहुत खुश थे नहीं और वो भी काफी निरंकुश टाइप का शासन था। कई सारे कत्लेआमों की भी घटना उसके शासन में आई और लोगों के अंदर, जनमानस के अंदर धीरे धीरे एक विद्रोह की भावना भी पनप रही थी। इससे उबरने के लिए या निपटने के लिए सद्दाम हुसैन ने क्या किया कि कुवैत पर हमला कर दिया, ध्यान भटकाने के लिए। कुवैत वही पड़ोसी देश और इस्लामिक कंट्रीज वो भी है। अब कुवैत से जब हमला किया तो अमेरिका ने क्या किया, संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि भैया ये बड़ा डिफॉल्टर देश है। अमेरिका तो मौके ढूंढ रहा था अपनी स्थिति को दिखाने के लिए, डिफॉल्टर देश है, हमें मिलकर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो संयुक्त राष्ट्र में खासकर सुरक्षा परिषद जो है, जिसको आप सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं, जिसमें 5 सदस्य हैं, वो भी इस पर एग्री हो गया और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक को आक्रमणकारी देश घोषित किया, आक्रमणकारी देश घोषित किया और ये अलाउ किया कि ठीक है उस पर सैन्य कार्रवाई हो सकती है। बस अमेरिका को तो मौका मिल गया। 30-40 देशों का संगठन बनाकर, ब्रिटेन था उसमें सऊदी अरब था, क्योंकि कुवैत के शासक को जाकर अरब में छुपना पड़ा था। तो सभी देशों ने मिलकर इराक पर हमला किया और वहां शक्ति प्रदर्शन जी भर के अमेरिका ने किया। खूब दिखाया कि देखो मेरे पास स्मार्ट बम्स हैं, मैं कंप्यूटर का यूज करके हथियार चलाऊंगा, मैंने जितने भी सैन्य टेक्नोलॉजी उसकी हो सकती थी वो सब इसने दिखाया। और वो तो उत्साह से भरा था, उसको पता था सोवियत संघ खत्म हो रहा है, मैं ही सुपर पावर रहूंगा। और वहां पर कुवैत को उसने मुक्त कराया। ये ठीक बात है कि इराक और कुवैत दोनों में जान माल की खतरा, बहुत हानि हुई, लेकिन कुवैत को इराक से मुक्त कराया और इसे नाम दिया गया फर्स्ट गल्फ वॉर, प्रथम गल्फ युद्ध। ठीक है ना, तो फर्स्ट गल्फ वॉर इसका नाम दिया गया और यहां इस युद्ध को कंप्यूटर युद्ध भी कहा गया। कंप्यूटर युद्ध यह भी कहा गया। क्यों कंप्यूटर वॉर क्यों कहा गया? क्योंकि कंप्यूटर का बहुत इस्तेमाल यहां पर किया गया और मतलब स्मार्ट वॉर की बात की गई, बहुत सारे टेक्निक और टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल इसमें किया गया। तो ये दूसरा। तीसरी जो घटना घटी, सोवियत संघ का विघटन। तो ये तो कह सकते हैं कि कॉफिन में आखिरी कील थी। सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण रहे हैं बहुत डिटेल में हमने सेकंड चैप्टर में देख लिया है। प्रशासनिक अक्षमता रही है, उसमें आर्थिक सुधार गोर्बाचेव ने घोषित किए। ठीक है ना, अगर आप शॉर्ट में 1-2 बुलेट पॉइंट देखना चाहें तो आप यहां पर जरूर लिख सकते हैं आंसर के लिए। जैसे गोर्बाचेव की भूमिका, ठीक, मिखाइल गोर्बाचेव आते हैं और गोर्बाचेव ने क्या किए? सुधार किए, सुधारों की घोषणा की। सुधार कौन कौन से? ग्लासनोस्त, ठीक, और दूसरा पेरेस्ट्रोइका। ठीक, ये 2 तरीके के घोषणाओं की उन्होंने, सुधारों की। अब जो ग्लासनोस्त था ये बेसिकली क्या था? इसका मतलब था खुलापन, इसका मतलब था खुलापन, ओपन इकोनॉमी, है ना। तो अब ये जो साम्यवादी नीति थी उसके ठीक विपरीत ये था, ये पूंजीवादी नीति के आसपास था। और पेरेस्ट्रोइका में जो राजनीतिक और प्रशासनिक जड़ता थी या जो प्रशासनिक समस्याएं थी उसके सुधार के लिए बात की गई। साम्यवादी दल की जो भूमिका थी वो बहुत खराब हो चुकी थी, लोग उससे ऊब चुके थे, सभी गणराज्य अपने आप को स्वतंत्र करना चाह रहे थे। तो ये सारी चीजों ने सोवियत संघ के विघटन को जन्म दिया, यानी डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन हो गया।
और जब सोवियत संघ का विघटन समाप्त हो गया तो यहां से साम्यवाद जो चुनौती बनी हुई थी अमेरिका के लिए वो भी समाप्त हो गई, है ना। जब वो भी समाप्त हो गई तो दुनिया में क्या रह गया, जिस विचार की बात अमेरिका करता था, क्या, लोकतांत्रिक पूंजीवाद, ये चीज स्थापित हो गई। जब लोकतांत्रिक पूंजीवाद स्थापित हो गई तो अमेरिका का वर्चस्व तो स्थापित होना ही था। सो दिस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये जो तीन घटनाएं हैं, 3 इवेंट्स हैं, दिस एस्टैब्लिश द हेगमनी और द यू कैन से, जिसको कहते हैं कि वर्चस्व पूरी तरह से स्थापित हो गया अमेरिका का विश्व समकालीन विश्व राजनीति में। इन 3 घटनाओं को अगर आप ठीक से समराइज करके लिख सकें या ध्यान में रखें तो आपको आंसर राइटिंग में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां से एकत्ववाद या जिसको आप कहते हैं यूनिलेटरलिज्म, या इसको आप क्या कहते हैं, यूनिपोलैरिटी, इन 3 घटनाओं से यूनिपोलैरिटी का शुरुआत होना शुरू हो गया। अब इसको डिटेल में भी देख लेंगे। अब देखिए, बिल क्लिंटन के समय से ही, बिल क्लिंटन जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, अमेरिका की मुख्य इच्छा आर्थिक अधिकार और अर्थव्यवस्था को सुस्थापित करने में थी। ठीक बात है। तो बिल क्लिंटन ने क्या कहा कि भैया हमें 2 चीज देखो, अर्थव्यवस्था हिली तो अमेरिका की भी थी, क्योंकि बहुत सारा व्यय उसको शस्त्रों के होड़ में करना पड़ा था, शस्त्र इकट्ठा करने के लिए। तो अर्थव्यवस्था को सुस्थापित करने के लिए बिल क्लिंटन भी प्रयास कर रहे थे। केवल मात्र अर्थव्यवस्था ने ही अमेरिकियों में आत्मविश्वास को बढ़ावा नहीं दिया, उसके लोकप्रिय संस्कृति ने भी उसका साथ दिया। अब दुनिया में अपनी इकोनॉमी को मजबूत करके ही वो आत्मविश्वासी नहीं थे, केवल उनकी जो संस्कृति थी, इसको अंग्रेजी में एक शब्द यूज किया जाता है, सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट पावर का मतलब होता है जब आप अपने संस्कृति, रहन सहन, खान पान, नाच गाना, इन चीजों से अगर दुनिया पर एक प्रभाव डालते हैं तो ये होता है सॉफ्ट पावर। और अमेरिका की संस्कृति ने भी उसका साथ दिया था अपने वर्चस्व को स्थापित करने में। जैसे नीली जीन्स, ठीक है, नीली जीन्स जो कल्चर है या जो बर्गर कल्चर है, ठीक, ये पूरी दुनिया में क्या हुआ, फैलना शुरू हो गया। वहां के युवा नीली जींस को आजादी का प्रतीक मानते थे और लगभग आज दुनिया में सभी देश के युवा नीली जींस का उपयोग करते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण रूप से पूरी दुनिया में फैल रहा था और उस पर ध्यान देना बड़ा जरूरी था। तो इस विशिष्ट प्रभाव का जिम्मा अमेरिका ने ऊपर लिया ताकि वो अपनी सर्वोच्चता को बनाए रख सके। तो अमेरिका का हॉलीवुड आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, वो और तेजी से पूरी दुनिया में फैला। ठीक है, हॉलीवुड। अंततः अमेरिका की अकेले वैश्विक रूप में पहुंच कायम हो गई, जिसका प्रसार प्रशांत एवं अटलांटिक तक, मध्य एवं लैटिन अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका के जो देश हैं, और मध्य एवं दक्षिण एशिया के केंद्र भाग तक हो गया। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि शब्दों का इस्तेमाल जरूरी है, ध्यान से समझिए। अमेरिकी वर्चस्व का सार्वभौमीकरण, ठीक, सार्वभौमीकरण का मतलब यूनिवर्सलाइजेशन। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ यूएस हेगमनी। आई बात समझ में? यानी जब ये एकत्ववाद शुरू हुआ, आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से, सांस्कृतिक रूप से जब अमेरिका का पहुंच पूरी दुनिया पर फैला, तो इसको आप अमेरिकी वर्चस्व का सार्वभौमीकरण कह सकते हैं और एकत्ववाद का विकास भी इससे जोड़ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें, कहीं कोई समस्या, कंफ्यूजन तो नहीं है? आगे देखिए। सन 1991 से अमेरिका हर प्रकार की तटस्थ भूमिका निभा रहा था। तो 91 के बाद एक तरह से न्यूट्रल होकर सभी चीजों में इन्वॉल्व होना, सभी चीजों में अपनी राय देना, मदद करना, सब में अमेरिका इन्वॉल्व हो रहा था। चाहे वह उत्तरी आयरलैंड में शांति प्रक्रिया हो, 1994 के बाद नाटो के आकार में वृद्धि हो, चाहे अफगानिस्तान में तालिबान विरोधी संघर्ष हो, अथवा इराक में सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट करने की घटना हो, अमेरिका एक तरह से कहीं भी पीछे नहीं रहता था और अमेरिका की एक भूमिका इसमें मेन रूप से रहती थी। आप ध्यान रखिए। अब आते हैं थोड़ा सा एक एक करके चीजों को समझते हैं कि कैसे अमेरिका कहां कहां इन्वॉल्व हो रहा था और अमेरिका की इंटरेस्ट एरिया या अमेरिका का पूरा स्ट्रेटेजी क्या रहती थी वर्चस्व बनाने में। इसमें अफगानिस्तान प्रकरण की थोड़ी चर्चा करनी जरूरी है कि भाई अफगानिस्तान को लेकर अमेरिका की क्या भूमिका रही। अब देखिए, अफगानिस्तान एक ऐसी जगह थी, अफगानिस्तान के बगल में पाकिस्तान है,
पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका का एलाई था, खासकर जब तक शीत युद्ध चला। अब करंट परिस्थितियां काफी कुछ बदली हैं, मैं आपको उस समय की स्थिति से बता रहा हूं। पाकिस्तान का एक तरह से उपयोग हमेशा करता था अमेरिका अपने लिए। अब अफगानिस्तान एक ऐसी जगह थी जिस पर सोवियत संघ की भी निगाह थी, जिस पर अमेरिका की भी निगाह थी। जैसे मान लीजिए कि पाकिस्तान सोवियत संघ के बगल में था और एक अड्डा था अमेरिका का, इसी तरह अमेरिका के बगल में क्यूबा था जो अड्डा था सोवियत संघ का। पर अफगानिस्तान ऐसा था जिसको दोनों कंट्रोल करना चाह रहे थे कि दोनों के खिलाफ यूज कर सकें, लेकिन यहां पर टकराव था और बाद में तो और सारी इसमें घटनाएं घटी। तो 19वीं शताब्दी में यानी 1800 से 1900 तक अफगानिस्तान मध्य एशिया में नियंत्रण के लिए साम्राज्यवादी ब्रिटेन और जनवादी रूस के बीच लड़ाई का मैदान बना हुआ था। उस समय जो ब्रिटेन जो 1947 तक भारत में थी ना, तो 1947 तक अफगानिस्तान को लेकर हमेशा लड़ाई की स्थिति बनी रहती थी। और अफगानिस्तान प्राचीन काल से ही लड़ाई का बना रहा है। अगर आपने इतिहास थोड़ा बहुत इतिहास के जो स्टूडेंट्स हैं, तो अगर आप मुगल काल को पूरा पढ़ना चाहें तो मुगल काल में भी आप देखिए कि हमेशा राजाओं का, जिसमें आपको अकबर के काल में भी, जिसमें हुमायूं के काल में भी आपको दिखाई देगा कि अफगानिस्तान हमेशा एक लड़ाई का केंद्र बना रहता था, क्योंकि उसके बाद हिंदुकुश पर्वत था, वो एक बफर स्टेट या बॉर्डर एरिया के तौर पर यूज किया जा सकता था। तो यहां पर ब्रिटेन और रूस के बीच में भी लड़ाई का मैदान रहा। 3 एंग्लो अफगानी युद्ध हुए 1839, 42, 78, 80 और 1919, परंतु निर्णायक वो सिद्ध नहीं हुए। ठीक है। सन 1953 से 63 के बीच मोहम्मद दाऊद ने प्रधानमंत्री के रूप में अफगानिस्तान में शासन किया। सन 1963 में राजा जाहिर शाह ने दाऊद को बर्खास्त कर दिया और निरंकुश शासन की स्थापना की। लगातार शासन परिवर्तित हो रहा है और होता यह था कि अलग अलग शासक अलग अलग फेवर वाले थे, कोई अमेरिका कोई रूस। देश से निकाले की सजा भोग रहे दाऊद ने 1973 में जाहिर शाह का तख्ता पलट दिया और खुद को अफगानी राज का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। ये सारी प्रक्रियाएं चल रही थी। दाऊद को भी 5 वर्ष के अंतराल में सैनिक बगावत द्वारा पदच्युत कर दिया गया और 78 में नूर मोहम्मद तरकई अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बने। सत्ता संभालते उन्होंने पड़ोसी सोवियत संघ के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित कर ली। अब देख लीजिए, यही मैं लाना चाह रहा था। अलग अलग राजा, अलग अलग सोच। अब ये सत्ता जब किसकी बनी, आप नूर मोहम्मद तरकई अगर आते ही उन्होंने सोवियत संघ के साथ अच्छे संबंध बनाए। अब सोवियत संघ के साथ अगर अच्छे संबंध बनेंगे तो अमेरिका को तो खलेगा। सोवियत साम्राज्यवाद का प्रभाव अफगानिस्तान में धीरे धीरे बढ़ने लगा। तरकई को हफीजुल्लाह अमीन ने फिर विस्थापित किया और 4 महीने बाद ही बरबराक करमाल ने 1979 में उनका स्थान ले लिया। 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप किया, क्योंकि पहले अच्छे संबंध चल रहे थे, बाद में संबंध अच्छे नहीं किए तो वहां पर सैनिक हस्तक्षेप कर दिया गया। अब राष्ट्रपति नजीबुल्लाह के विरोधियों ने वहां से भागकर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में शरण ले ली जब सैनिक हस्तक्षेप हुआ। तो अमेरिका ने यह सोचा कि जो अफगानी बबराक करमाल का विरोध कर रहे हैं उनको सैन्य सहायता उपलब्ध कराई जाए तो सोवियत प्रभाव को कम किया जा सकता है, और इन्हें मुजाहिदीन कहा गया। देख लीजिए, यहीं से आतंकवाद की बीज डाली अमेरिका ने, यहीं से वो चीजें खराब करता चला गया। तो अफगानिस्तान में जो भाग के आए थे, जो उस शासन के विरोधी थे, उनको अब अमेरिका यूज करने लगा। अफगानिस्तान से जो भाग के आए थे उनको अब मदद देने लगा कि तुम लोग मुजाहिदीन बन जाओ और तुम लोग जाके सत्ता में वहां पर लड़ाई लड़ना और बाद में हमारे फेवर में आ जाना। उनको तैयार, तो मुजाहिदीनों को अफगानिस्तान में तैयार करने का जिम्मा किसको जाता है? अमेरिका को। तो आप इतने डिटेल ना भी याद रखें तो आप ये लिख सकते हैं कि अफगानिस्तान में सोवियत संघ के सैन्य हस्तक्षेप के बाद मुजाहिदीनों को तैयार करने की जिम्मेदारी अमेरिका ने उठा ली। अमेरिका द्वारा इन मुजाहिदीनों को जिहाद के लिए प्रशिक्षित किया गया। बाकायदा ट्रेनिंग दी गई कि जिहाद के लिए, अपने धर्म, अपने शासन को बचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की गई। अमेरिका ने चालाकी का प्रदर्शन करते हुए मुजाहिदीनों के समक्ष यह वायदा किया कि यदि वे सोवियत प्रभाव को समाप्त कर सकें तो सत्तारूढ़ कर देगा। बस यहीं से घंटी बजनी शुरू हो गई। मुजाहिदीनों को बोला कि ऐसा है कि आप लोग अफगानिस्तान में जो सोवियत संघ का प्रभाव है उसको खत्म कर दीजिए और आप ही लोगों को मैं फिर वहां पर सरकार बना दूंगा। बाद में धोखा दे दिया तो इन्होंने घुस के मारा। मुजाहिदीनों ने बड़े पैमानों पर हिंसा शुरू कर दी और अफगानिस्तान में सोवियत संघ के प्रभाव के समक्ष एक चुनौती प्रस्तुत की। इसी समय करमाल सरकार की कमजोरी को देखते हुए सोवियत संघ ने सत्ता मोहम्मद नजीबुल्लाह को दे दी। मुजाहिदीनों के बढ़ते प्रभाव के चलते जेनेवा समझौता के तहत 1989 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुलाने का निर्णय किया। यह इंपॉर्टेंट है। तो 1989 आते आते तो वैसे भी सोवियत संघ अब विघटन के कगार पर आ चुका था। मिखाइल गोर्बाचेव को इस तरह के सैन्य हस्तक्षेप में बहुत इंटरेस्ट नहीं था, तो उन्होंने क्या किया कि वो बोला कि अब हम अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुला लेंगे। अब यही दिक्कत हुई। सेना बुलाने के बाद जो मुजाहिदीन थे उनको लगता था हम शासन करेंगे, अमेरिका ने ठेंगा दिखा दिया। ठीक, सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान से सेना वापसी के साथ अमेरिका ने मुजाहिदीनों से समर्थन वापस ले लिया और उन्हें सत्तारूढ़ करने के वादे से मुकर गया। बस जी, कहानी खत्म।
बोला नहीं नहीं नहीं, आपको हम सत्तारूढ़ नहीं करेंगे। अमेरिका तो लोकतंत्र दिखाना था ना पूरी दुनिया में, तो अमेरिका कैसे मुजाहिदीनों को सत्ता दे देता। अमेरिका ने की इस नीति से मुजाहिदीन नाराज हो गए और वे अमेरिका से बदला लेने की सोचने लगे। इन मुजाहिदीनों ने संगठित होकर एक सामान्य मंच बनाया, द बेस। तो सबने मिलकर एक सामान्य एक स्टेज बनाया, द बेस उसका नाम दिया गया। अरबी भाषा में उसे अल कायदा कहा गया, जिसका प्रमुख नेता था ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको खड़ा किया था किसने? अमेरिका ने, सोवियत संघ के खिलाफ। बाद में सत्ता देने के बजाय मुकर गया और तब इन अलकायदियों ने कहा कि बदला लेंगे। इसी समय अफगानिस्तान के शिक्षित विद्यार्थियों ने भी देश का नेतृत्व करने के उद्देश्य से एक समूह बनाया। जानते थे कि नजीबुल्लाह सरकार को अब सोवियत संघ का समर्थन प्राप्त नहीं है और इस समूह को तालिबान कहा गया। अब ये जो तालिबान था, ये अफगानिस्तान में ही जो शिक्षित वर्ग था, हालांकि ये शिक्षित वर्ग इस्लामिक ट्रेडिशन से पूरी तरह प्रभावित है। ये शिक्षित अपने आप को कहता है, पर ये प्रोग्रेसिव बहुत नहीं है। आज भी इनकी विचारधारा एक वही रूढ़िवाद वाली विचारधारा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इस्लाम को मानना रूढ़िवाद है, लेकिन वो जो चीजें, जैसे वहां महिलाओं को कोई आजादी नहीं है, वहां पर एक जिसको कहते हैं ना कि फरमान जो चलेगा वही होगा, कोई डेमोक्रेटिज्म ज्यादा नहीं है। तो इन तालिबानियों ने भी कहा कि हम भी वहां पर शासन करेंगे। तालिबान शब्द की उत्पत्ति तालिब से हुई है, जिसका अर्थ होता है शिक्षित विद्यार्थी। अलकायदा समर्थित मुल्ला उमर ने अफगानिस्तान में दमनकारी शासन की स्थापना की। सन 1996 तक तालिबान भली भांति स्थापित हो गया और 2001 तक अफगानिस्तान तालिबान के नियंत्रण में रहा। तो वहां पर क्या हुआ, न अलकायदा को मिला, न नजीबुल्लाह जो सोवियत संघ फेवर कर रहा था उनको भी नहीं मिला। बाद में शासन वहां पर चला गया तालिबान के हाथों में, ठीक है। सन 2001 में अमेरिका पर आतंकवादी 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने इंड्योरिंग फ्रीडम या एनाकोंडा सैन्य अभियान के द्वारा तालिबान को कुचल दिया और अलकायदा का भी यही हाल किया। तो अब अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका तो वहां से भाग गया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था और ना वो ये मानता था कि कोई आतंकवादी संगठन भी है। भारत तो बार बार कहता था कि हम आतंकवादी संगठनों से परेशान हैं और अपने आप को बचाने के लिए हम बार बार हम परमाणु हथियार संपन्न भी होना चाहते हैं, हम काफी चीज होना चाहते हैं, लेकिन अब अमेरिका नहीं मानता था। इसी बीच अमेरिका से बदला लेने के लिए तो ठाना ही हुआ था इन्होंने। तो 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हमला हुआ और हमला बड़े सांकेतिक जगहों पर हुआ। कहां कहां? एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र जो था, ठीक। दूसरा विश्व व्यापार केंद्र, दूसरा था पेंटागन। ये पेंटागन जो था ये अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का यहां पर हेड ऑफिस था। और तीसरा कांग्रेस बिल्डिंग यानी संसद की बिल्डिंग। अब देखिए, तीन तरह से उसमें धक्का पहुंचाया गया। पहले अमेरिका अपने आप को बड़ा आर्थिक महाशक्ति समझता है, आर्थिक चीज पर चोट मारी गई। पेंटागन रक्षा नीतियां जहां बनती उस पर चोट मारी गई और जो नेता बनाते हैं उस पर चोट मारी गई। तो ये तीन जब बड़े हमले हुए तो अमेरिका ने सोच लिया कि ओहो, ये तालिबानी और अलकायदा मिलकर कर रहे हैं। तो 2001 में उन्होंने इंड्योरिंग फ्रीडम एनाकोंडा जैसे अभियान चलाए और तालिबान और अलकायदा दोनों को कुचला, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूप से वहां देखा गया। वान सम्मेलन के निर्णय के तहत अफगानिस्तान में एक अंतरिम सरकार की स्थापना की गई, जिसका प्रधान हामिद करजई को बनाया गया। हाँ, अब वहां से फिर क्या हुआ, जब अलकायदा और तालिबान को हटाया गया तब एक डेमोक्रेटिक सेटअप की स्थापना की गई और हामिद करजई को वहां पर क्या बनाया गया, एक तरह से उस सरकार का हेड बनाया गया, राष्ट्रपति बनाया गया। अभी रिसेंटली तक हामिद करजई ही थे, लेकिन वहां पर फिर तालिबानियों ने उनको हटाकर अपने आप को शासन को स्थापित कर लिया। जैसे ही अमेरिकी फौजें वहां से हटी हैं, उन्होंने फिर से अपना शासन स्थापित कर लिया है। 2012 में अमेरिका और अफगानिस्तान के मध्य एक समझौता हुआ जिसे द्विपक्षीय सुरक्षा समझौता कहते हैं, जिसके तहत अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी सेनाएं बुलाने पर सहमत हुआ। सन 2016 में मुल्ला मंसूर जो तालिबान के मुल्ला उमर का उत्तराधिकारी था, ठीक, अमेरिका के एक पक्षपात हमले में मारा गया। तालिबान द्वारा अफगानिस्तान की वर्तमान लोकतांत्रिक सरकार का विरोध किया जा रहा है। यथार्थ में तालिबान पाकिस्तान की ही उपज है, तालिबानी लोकतांत्रिक शासन के विरोधी हैं। और करंट स्थिति आप यहां पर नोट कर सकते हैं कि तालिबान ने, आप यहां जरूर ऐड कर लेंगे कि अमेरिका द्वारा सेना वापस बुलाए जाने के बाद तालिबान ने
पुनः अपना शासन स्थापित कर लिया है। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करंट स्टेटस एज ऑफ 2022 सितंबर 2022, अमेरिका से जब सेना बुला ली गई वापस, तो अब तालिबान ने फिर से अपना शासन स्थापित कर लिया और पाकिस्तान हमेशा तालिबान को सपोर्ट करता रहता है, क्योंकि पाकिस्तान भी नहीं चाहता कि लोकतांत्रिक वहां पर व्यवस्थाएं हो, विशेष करके पाकिस्तान की सेना। अब क्या हुआ कि अब अच्छा, ये एक कंडीशन घट गई। अफगानिस्तान वाले पूरे प्रकरण को देख लिया कि कैसे अमेरिका ने वर्चस्व बनाए रखा था। अब नई विश्व व्यवस्था और प्रथम खाड़ी युद्ध ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म, इसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए कि क्योंकि इसी ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म के समय वहां पर राष्ट्रपति जो थे जॉर्ज बुश सीनियर राष्ट्र अमेरिका के, उन्होंने नाम दिया था कि नई विश्व व्यवस्था, ठीक है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और क्या एग्जैक्टली उसमें घटा था, इसकी पूरी जानकारी भी हमें होनी चाहिए। तो सन 1991 में सोवियत संघ के विखंडन से पूरा विश्व हतप्रभ रह गया। शीत युद्ध के बाद की दोनों महाशक्तियों में से एक सोवियत संघ का पराभव होगा और 15 भागों में बट गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट देखा गया कि भैया सब चौंक गए थे, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं था कि साम्यवाद का इतना प्रबल दावेदार, इतना प्रबल प्रवर्तक, वो हार मान जाएगा और पूंजीवाद की तरफ बढ़ेगा। तो विखंडन के बाद ये तो स्पष्ट हो गया कि दुनिया में एक ही महाशक्ति है, इसमें कोई डाउट नहीं रह गया। सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका अकेला महाशक्ति रह गया। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद यह आशा जगी थी कि अब अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में गतिरोध की समाप्ति होगी, पर यह आशा निर्मूल हो गई। तो ऐसा लगा था कि शीत युद्ध अब समाप्त हो गया, तो अब कहीं ना कहीं शांति की स्थिति बनेगी, लेकिन अभी भी अमेरिका अपना वर्चस्व दिखाना चाह रहा था। याद करिए द्वितीय विश्व युद्ध में भी यही हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद लगा कि सब शांत हो गया, लेकिन लास्ट में उसने जापान पर बम गिरा दिया। यहां भी वो अपनी ताकत दिखाना चाह रहा था। बिना किसी पूर्व सूचना के 2 अगस्त 1990 को इराकी सेना ने अपने छोटे से पड़ोसी राष्ट्र कुवैत पर कब्जा किया, लेकिन मौका इसे इराक ने दिया। यहां क्या हुआ कि 2 अगस्त 1990 को इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया और कुवैत को अपने कब्जे में ले लिया, वहां के तेल संसाधन सब कब्जे में ले लिए। अब मैंने आपको पहले डिस्कस किया कि स्थिति ये थी कि ऑलरेडी इराक में बहुत अशांति थी और वहां से धान भटकाने के लिए सद्दाम हुसैन ये सब चाले चल रहा था। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखेंगे। पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने इराक से कुवैत को मुक्त कराने का आग्रह किया, परंतु इराक इस पर मानने को बिल्कुल राजी नहीं था। इराक को बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी कि हम कोई मुक्त करेंगे, हम छोड़ना चाह रहे हैं। कुवैत के शासक ने भागकर सऊदी अरब में शरण लेनी पड़ी और बाद के कुछ दिनों में बहुत सारे कुवैती निवासियों ने भी भागकर जान बचाई। तो कुवैत के शासक थे वो सऊदी अरब में जाकर छुप गए, कई सारे लोगों को भाग के छुपना पड़ा। ये स्थिति वहां पर दिखाई दे रही थी बहुत महत्वपूर्ण रूप से। कुवैत पर इराक के आक्रमण को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने तत्काल राजनयिक और सैनिक कदम उठाए। अब अमेरिका क्या हुआ कि तुरंत संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के पास पहुंचा और यूएनओ को बोला भैया कि देखिए ये इराक ने बहुत गलत किया है, हमें इसे सबक सिखाना चाहिए। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि वहां की सुरक्षा परिषद ने यानी सिक्योरिटी काउंसिल ने ये बोला कि ठीक है भैया चलो, उन्होंने बोला कि ठीक है हम इराक को आक्रमणकारी घोषित करते हैं, ठीक है, और अब इस पर हम कार्रवाई करेंगे। और इस पर कार्रवाई के लिए फिर अमेरिका की अगुवाई में सभी देशों ने शुरू किया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इराक आक्रमणकारी घोषित किया गया और उसके विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में कार्यवाही करने का निर्णय किया गया। तो ये बोला गया कि भैया संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका के तत्वाधान होगा, लेकिन अमेरिका इसको लीड करेगा और अब हम वहां पर हमला करेंगे। तो ये वहां पर निर्णय लिया गया है। इराक के विरोध के लिए जो बहुराष्ट्रीय सेना गठित की गई उसमें 40 देशों का सैन्य बल था। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, सऊदी अरब, जर्मनी, कनाडा आदि राष्ट्रों का सैन्य बल इसमें सम्मिलित था। प्रथम खाड़ी युद्ध ने विश्व राजनीति जो हुई उसमें अमेरिका के वर्चस्व को क्या किया, एक बार पुनः स्थापित कर दिया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहा जिसे हमें ध्यान में रखना है। अब आता है एक और इंपॉर्टेंट जिसको मैं आपको बात कर रहा था कि चुनौती कैसे चैलेंजेस में बदल रही थी धीरे धीरे और नया दौर भी आ रहा था। और यहां पर एक घटना घटी बहुत महत्वपूर्ण, 9/11 की घटना, यानी कि 11 सितंबर की घटना। तो 11 सितंबर 2001 का दिन अमेरिका के इतिहास में एक काला दिन था। अब मैंने आपको पहले बताया कि भाई वहां का जो अलकायदा था, इसके अलावा तालिबान को भी लगाई था कि अमेरिका हमारे खिलाफ है। तो लगभग एक सुनियोजित प्रक्रिया और प्लान के तहत अमेरिका पर हमले की पूरी तैयारी की गई। इसी दिन 19 अरबी अपहरणकर्ताओं द्वारा 4 व्यावसायिक जहाज, कमर्शियल जेट थे वो, इनका अपहरण करके अमेरिकी इमारतों को टकरा दिया गया। ठीक है, 2 जहाज न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी भाग से टकराए और तीसरा विमान वर्जीनिया स्थित पेंटागन इमारत से टकराया
और पेंटागन अमेरिका का प्रतिरक्षा मुख्यालय है। तो एक तो न्यूयॉर्क में 2 बिल्डिंग्स थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की, वहां गया। उसके बाद वर्जीनिया में जो पेंटागन है, जो सुरक्षा मुख्यालय है, जो मैंने आपको बताया ना, प्रतीकात्मक बात थी, यानी एक आर्थिक प्रतीक पर चोट था, एक सैन्य प्रतीक पर चोट था, ठीक, और तीसरा चोट भी देखेंगे, ठीक है, यह देखा गया। चौथा जहाज अमेरिकी कांग्रेस की इमारत से, यानी कह सकते हैं आप कि राजनीतिक प्रतीक पर, जो पूरी नेता वहां पर, कांग्रेस वहां का क्या है, संसद की बिल्डिंग है, इन तीनों प्रतीकों पर हमला ये 4 विमानों ने मिलकर किया था। अमेरिका की परिपाटी में पहले महीने और उसके बाद में तिथि लिखा जाता है, इसलिए 9/11 की संज्ञा इसे दी जाती है। अमेरिका में जब डेट्स लिखे जाते हैं ना, तो पहले मंथ्स लिखा जाता है, बाद में ईयर लिखा जाता है, इसलिए इसको 9/11 की संज्ञा दी जाती है। आक्रमण के परिणाम स्वरूप लगभग 3000 लोगों की मृत्यु हो गई, और ये बहुत बड़ा हमला और चुनौती थी अमेरिका के लिए। ज्ञातव्य हो कि अमेरिका के जन्म के बाद से यह अमेरिका पर सबसे बड़ा आक्रमण था। सो इट वाज द लार्जेस्ट अटैक ऑन द यूएस आफ्टर इट्स एग्जिस्टेंस, मतलब 1786 में वो लोकतंत्र आया, उसके बाद 1776 के बाद। कुछ विद्वान मानते हैं कि 9/11 की घटना अमेरिकी आधिपत्य समक्ष एक गंभीर चुनौती थी। बिल्कुल ठीक बात है, जो अमेरिका का हेजेमनी या अमेरिका का आधिपत्य चल रहा था, इस पर एक चुनौती के रूप में प्रस्तुत किया गया। अमेरिका को लगा कि भाई हमने तालिबान या अलकायदा को छोड़ दिया, वो हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे, उनके अंदर इतना तो कोई ताकत है नहीं, और अलकायदा ने ठान लिया कि हमारा जो भी है हम इनको सबक तो सिखाएंगे। तो ये चुनौती पेश की गई। अमेरिका के राष्ट्रपति HW बुश ने अमेरिका के हितों को संवेदनशीलता से परखा। अमेरिका ने ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया, क्योंकि वहां पर एकदम तेजी से मांग उठने लगी कि हमें इसका बदला लेना है, और बहुत दिन तक चला ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम की शुरुआत, जिसका उद्देश्य आतंक के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध छोड़ना था। तो उन्होंने कहा कि हम पूरी दुनिया में आतंक के खिलाफ एक युद्ध छेड़ेंगे, पूरी दुनिया में जो लोग आतंक के साथ हैं हम उनको सबक सिखाएंगे, और ये कहानी शुरू हो गई। इस घटना से अमेरिकी नीति निर्माताओं को तगड़ा झटका लगा, क्योंकि इन्होंने कभी ये इस तरह की प्लानिंग सोची नहीं थी कि हमें ऐसा करना पड़ेगा या ऐसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप अमेरिका की सरकार ने ऐसी नीतियां अपनाई जिससे घरेलू स्तर पर और वैश्विक स्तर पर व्यापक जन समर्थन प्राप्त हुआ। व्यापक जन समर्थन यानी जो ये पॉलिसी अपनाई गई कि भैया हम मारेंगे, हम बदला लेंगे, इसके समर्थन में पूरी अमेरिकी आवाम निकल कर आई। उन्होंने कहा ठीक है, आप सही कर रहे हैं, आप करिए, ये होना चाहिए, अगर ये नहीं होगा तो सबका मन इससे बढ़ेगा। ठीक है, घरेलू स्तर पर व्यापक जन समर्थन इसमें प्राप्त हुआ। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन एवं अफगानिस्तान में तालिबान और अलकायदा आतंकवादियों पर हवाई हमले किए गए। तालिबान ने तेजी के साथ अपनी शक्ति खोजी और अलकायदा को भी पराभव होने लगा। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, एक तरह से तालिबान की भी धीरे धीरे शक्तियां खत्म होने लगी, क्योंकि अमेरिका का मुकाबला कर पाना, वो भी एक स्टेट के बगैर, मतलब देखिए तालिबान और अलकायदा कोई बाकायदा राज्य तो थे नहीं, इतना कोई इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क और सेना तो थी नहीं, तो इस स्थिति में फिर इतने दिन तक लड़ पाना संभव नहीं था, और अलकायदा भी खत्म होने लगा, इसके प्रमुख कमांडर मारे जाने लगे, और बाद में तालिबान भी इसमें धीरे धीरे कमजोर होने लगा। ठीक, तो एक तो ये कहानी आई, उसने वर्चस्व को स्थापित करने की बात की। और 2001 में, फिर 2011 में ओसामा बिन लादेन, इसको क्या हुआ, इसको अमेरिका ने एबटाबाद जो एक शहर है, कहां का, पाकिस्तान का, वहां से पकड़कर एयरलिफ्ट करके उसको मार दिया गया था, मार के एयरलिफ्ट किया गया। ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम को देख लीजिए, तो यह संदेश था कि 9/11 की घटना को तालिबान और अलकायदा ने अंजाम दिया है। ठीक है, यानी उन्होंने इसको मारा है, किया है। अत्यंत रोष के साथ अमेरिका ने ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम किया। यह अभियान पूरे विश्व के आतंकवादियों के विरुद्ध चलाया गया, यद्यपि इसका मुख्यालय अफगानिस्तान पर था, जहां तालिबान और अलकायदा सक्रिय था। तो अफगानिस्तान को टारगेट में रखकर कि वहीं ये दोनों सक्रिय हैं, यह अभियान चलाया गया। और दूसरी बात ये थी कि आप ये समझ लीजिए कि ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम को ध्यान में रखिएगा कि वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ ये पहल थी, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इराकी फ्रीडम क्यों था, इंड्यूरिंग फ्रीडम क्यों था, डेजर्ट स्टॉर्म क्यों था, तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तालिबान के शासन को अफगानिस्तान में शीघ्रता से समाप्त कर दिया गया। हालांकि अब तालिबान ने वापस उस पावर को गेन किया है जब अमेरिका वहां से सेना छोड़ के अपना वापस लेके गई है। आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध में अमेरिका को महत्वपूर्ण सफलता 2 मई 2011 को प्राप्त हुई, जब अमेरिकी सैनिकों ने 9/11 की घटना के सूत्रधार और अलकायदा के मुखिया ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में मार दिया। तो एंड्योरिंग फ्रीडम को एक तरह से कह सकते हैं कि एक आप कह सकते हैं एक पड़ाव मिला जब ओसामा बिन लादेन को मारा गया। ठीक बात है, चलिए ध्यान रखिएगा। फिर अब हमने 2-3 चीजों पर चर्चा कर रहे हैं। हमने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म देखा जो इराक पर था।
इसके बाद हमने इंड्यूरिंग फ्रीडम देखा। अब इराक वाली कहानी को थोड़ा देखते हैं फिर से। इराक पर आक्रमण, तो सन 2003 में इराक पर आक्रमण करके अमेरिका ने एक बार फिर अपने आधिपत्य का वर्चस्व दे दिया। अब देखिए इराक में कहानी क्या थी, फिर से वही सद्दाम हुसैन था, वहां पर बहुत सारे तेलों पर कब्जा था, कुओं पर कब्जा था, अमेरिका की इस पर निगाह थी। अमेरिका ने बताया कि इराक ने अब कुछ ऐसे हथियार जमा कर लिए हैं जो मानव अस्तित्व के लिए खतरा है, इसलिए हमें इस पर आक्रमण करना चाहिए। दुनिया के सभी देशों को इस पर मनाने का प्रयास किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ में फिर से यह प्रस्ताव गया, लेकिन इस बार रूस और फ्रांस ने वीटो कर दिया कि नहीं, हम इस पर आक्रमण करने के फेवर में नहीं है और ये नहीं होगा। लेकिन अमेरिका ने इस सब बातों को अनदेखा करते हुए अल्टीमेटली उस पर आक्रमण करने का निर्णय ले लिया। तो यह अमेरिका का अभूतपूर्व प्रयास था, क्योंकि अमेरिका ने सुरक्षा परिषद को दरकिनार करते हुए निर्णय लिया। जब उन्होंने डिजर्ट स्टॉर्म 1990 में किया था तो सुरक्षा परिषद या यूएनओ ने उसकी परमिशन दी थी। यहां पर उस परमिशन के बिना ही इराक पर हमला करने की बात अमेरिका ने शुरू कर दी। ठीक है, इस बार अमेरिका द्वारा इराक पर यह आरोप लगाया गया कि उसके पास जनसंहारक हथियार है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जिसके प्रयोग से मानव मात्र को गंभीर क्षति पहुंच सकती है। यह भी कहा गया कि सद्दाम हुसैन का अधिनायकवादी शासन इस्लामी आतंकवादियों को समर्थन दे रहा है। तो आप कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि भाई जो इस्लामिक टेररिज्म है उसको इराक सपोर्ट कर रहा है, इसके अलावा इसके पास ऐसे हथियार हैं जो दुनिया के लिए खतरा है, तो हमें इसे किसी भी कीमत पर मिटाना चाहिए, हमें इसे मारना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्णय के अनुसार एक जांच आयोग का गठन किया गया और इसे यह पता लगाने का दायित्व सौंपा गया कि क्या इराक के पास ऐसे जनसंहारक हथियार हैं। तो सबसे पहले तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक जांच आयोग बैठाई, बोला कि हम देखते हैं कि हथियार है कि नहीं। हालांकि वहां की सरकार ने जांच आयोग से भी क्या किया, कोऑपरेट करने से मना कर दिया, ये भी देखा गया। तो जांच आयोग को इस बारे में रिपोर्ट देनी थी कि क्या इराक ने संयुक्त राष्ट्र के पिछले प्रस्तावों के तहत ऐसे हथियारों को नष्ट किया है। इराकी सरकार ने जांच आयोग से सम्यक सहयोग नहीं किया, यह भी एक इसमें सच्चाई दिखाई पड़ी। अमेरिका ने सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें इराक के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही की बात की गई थी, परंतु फ्रांस के राष्ट्रपति शिराक और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रस्ताव को असहमति व्यक्त की। तो जब संयुक्त राष्ट्र संघ की जांच कमेटी वहां गई, उसमें एक तरह से कोऑपरेशन जब नहीं इराक का मिला, तो भाई अमेरिका ने कहा कि अब हमें एक प्रस्ताव देना चाहिए, लेकिन उसकी हम आक्रमण करें, लेकिन उस पर रूस और फ्रांस ने साइन नहीं किया। वीटो का प्रयोग के चलते प्रस्ताव पारित नहीं किया गया। अमेरिका ने प्रस्ताव वापस ले लिया और संयुक्त राष्ट्र के निर्णय का मानने से इंकार करते हुए 19 मार्च 2003 को इराक पर आक्रमण कर दिया। तो प्रस्ताव तो अमेरिका ने वापस ले लिया कि ठीक है भैया, आप नहीं मानेंगे युद्ध करने के लिए मत मानिए, लेकिन हम इस पर आक्रमण करेंगे, और यह वर्चस्व दिखाने का एक और तरीका था। इस कार्रवाई को उसने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ठीक, तो ये ऑपरेशंस के नाम आप ध्यान रखिए। पहला ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म, ठीक, इराक, कुवैत मामला, जब अमेरिका ने हमला किया सबके साथ मिलकर। दूसरा ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, या इंड्यूरिंग फ्रीडम भी आप लिख सकते हैं। अमेरिका द्वारा वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ ठीक, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ठीक, अमेरिका द्वारा इराक पर हमला, 2003, ये वाला 1990 था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपसे स्पेशली पूछे जाते हैं, तो इसलिए इनको सूची बनाना बहुत जरूरी है। तो अमेरिका ने जिस सेना के साथ इराक पर आक्रमण किया
उसमें 40 देशों का सैन्य बल विद्यमान था। स्वयं अमेरिका 1 लाख सैनिक इसमें शामिल थे। तो अमेरिका के 1 लाख सैनिक और 40 देशों का सैन्य संगठन एक बार फिर इराक पर हमला हुआ। आक्रमण के कारण क्या थे? सद्दाम हुसैन के शासन का अंत करना। तो सद्दाम हुसैन तो हमेशा से टारगेट पे रहा था अमेरिका के, और इसके शासन को अंत करना इसका प्रमुख लक्ष्य था। इराक के जनसंहारक हथियारों का पता लगाना और उन्हें नष्ट करना। तो यह अमेरिका बार बार बोलता था कि जनसंहारक हथियार है, तो ये हथियार कहाँ है, कितना है, इनका पता लगाया जाए, उसको नष्ट किया जाए। देश में छिपे आतंकवादियों को पकड़ना तथा उनका सफाया करना। विस्थापित लोगों को मानवीय सहायता प्रयास करना। इराक के तेल क्षेत्र और संसाधनों को सुरक्षित रखना, यही सबसे बड़ा रीजन बताया जाता है। माना जाता है कि अमेरिका का जो निगाह था वहां के तेल क्षेत्र और तेल संसाधनों पर था, तो इसको सुरक्षित करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के बहाने से वो उस पर अपना कंट्रोल चाहता था, इसलिए भी उसने आक्रमण किया। इराक में प्रतिनिधिकारी लोकप्रिय शासन की स्थापना करना, तो एक लोकप्रिय शासन जो सबको प्रिय हो उसकी स्थापना करना। दिनांक 9 अप्रैल 2003 अर्थात आक्रमण 19 मार्च 2003 के 20 दिनों के भीतर ही इराक धराशायी हो गया। युद्ध में अमेरिका के 3000 सैनिक मारे गए। इराक को जान माल का नुकसान हुआ। एक अनुमान के अनुसार लगभग 50,000 इराकी मारे गए थे। तो एक बड़ा आक्रमण, एक बड़ा एक तरह से कह सकते हैं डिस्ट्रक्शन इसमें देखा गया, जो बहुत दोनों देशों के लिए नुकसानदेह हुआ। इराक पर अमेरिका का आक्रमण आतंक के विरुद्ध अमेरिकी कार्यवाही का हिस्सा था। तो अमेरिका ने कहा कि भैया जो हम आतंकवाद के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, उसी मुहिम में इसको भी हम रखेंगे, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि इस्लाम जो इस्लामिक आतंकवाद है इसको इराक सपोर्ट कर रहा है। ज्ञातव्य हो कि इराक में कोई जनसंहार यंत्र नहीं पाया गया। ऐसा माना जाता है कि अमेरिका तेल के स्रोतों को संरक्षित करने और इराक में अपने मन मुताबिक शासन की स्थापना करना चाहता था, इसलिए अमेरिका ने यहां पर यह हमला किया था। ठीक है, सन 1905। अच्छा, अब ये जो ये कहानी हो गई क्या, एकत्ववाद के विकास और उसमें जो महत्वपूर्ण या जो स्ट्रांग कदम अमेरिका ने उठाए थे उसकी सूची हमने देखी। चाहे वो अफगानिस्तान में हस्तक्षेप का मामला हो, चाहे वो इराक पर हमले हो, चाहे वो ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम हो, ये सब चीजें देख ली। अब क्या हुआ, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में प्रभुत्व और चुनौती थी। तो जो यूएस अर्थव्यवस्था को चुनौतियां मिल रही थी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। 1945 के बाद के समय को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अमेरिकी युग माना जाता है। अमेरिकी युग इसलिए माना जाता है क्योंकि अमेरिका यहां पर नेतृत्व कर रहा था, अमेरिका यहां पर लीड कर रहा था। आज भी अमेरिका विश्व राजनीति के केंद्र में है, चाहे वो उद्योग हो, कृषि हो, वित्त हो, वाणिज्य हो, समग्र राष्ट्रीय उत्पाद हो, प्रति व्यक्ति आय जिसको आप पर कैपिटा इनकम कहते हैं, वैज्ञानिक आविष्कार हो, तकनीकी खोज हो, तकनीकी वैज्ञानिक मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्स, सैन्य बल तथा इन सब के ऊपर परमाणु क्षमता की बात करें तो अमेरिका एक वैश्विक शक्ति है। अब ये आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें लिखी हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किन किन क्षेत्रों में अमेरिका के वर्चस्व दिखाई पड़ता है, तो आप ये उदाहरण में चीजें लिख सकते हैं कि उद्योग, कृषि, वित्त, वाणिज्य, समग्र राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, यानी कि जिसको आप कह सकते हैं कि आर्थिक, सामरिक और सामाजिक तीनों स्तरों पर अमेरिका आज भी आपको दिखाई पड़ेगा कि केंद्र में है या एक महत्वपूर्ण वर्चस्व बनाए हुए है। ठीक है, ये आपको दिखाई पड़ेगा। दूसरे शब्दों में अमेरिका बड़े राष्ट्रों में प्रथम स्थान पर अपने सैनिक, कूटनीतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक उपलब्धियों के चलते बना हुआ है। इसके इतिहास का प्रत्येक चरण मानवता के विकास में मील के पत्थर का बोध कराता है, और अब सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका अकेला महाशक्ति रह गया है। ये बात तो क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जरूर देखा गया कि सोवियत संघ के विघटन के बाद जो एक ध्रुवीयता जो बनी वो धीरे धीरे अब बहुध्रुवीयता के तरफ बढ़ रही है। वो धीरे धीरे बहुध्रुवीयता यानी मल्टीपोलैरिटी की तरफ बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? इसलिए बढ़ रही है कि अब दुनिया में कुछ शक्तियों ने उसको चुनौती देना लगातार शुरू किया है। जैसे चीन हुआ, जैसे जापान हुआ, जैसे भारत हुआ। कहीं ना कहीं इसके आर्थिक जो वर्चस्व था या आर्थिक जो एकत्ववाद था उसको धीरे धीरे चैलेंज मिला हुआ है। इसके इतिहास का प्रत्येक चरण मानवता के विकास के मील का पत्थर का बोध कराता है, और अब सोवियत संघ के विघटन के बाद अकेला शक्ति ये रह गया, ये हमने देख लिया। अब देख लेते हैं कि क्या क्या चुनौतियां हैं इसके समक्ष। तो अमेरिका का आर्थिक प्रभुत्व तथा उसके समक्ष क्या चुनौतियां हैं। तो 1945 के बाद 25 वर्षों में अमेरिका सही मायनों में वैश्विक शक्ति बना रहा और इसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं रहा। ये तो ठीक बात है। शुरुआती 25 वर्षों में तो सोवियत संघ भी उसको इतना टक्कर इकोनॉमिक रूप से नहीं दे पा रहा था, क्योंकि आप इस बात को मत भूलिए कि सोवियत संघ अभी 1917-18 से आया है
पिक्चर में, और ये 1776 से ही पिक्चर में बना हुआ है आजाद होके, तो पहले से डेवलपमेंट तो था ही। सही अर्थों में यह पैक्स अमेरिकाना, ठीक, या अमेरिकी प्रभुत्व का योग था। तो पैक्स अमेरिकानिया या पैक्स मैक्रियानिया जिसको बोलते हैं, इसका ये युग था, ये दौर चल रहा था। इसको पैक्स अमेरिकाना ही समझिएगा आप, यहां पर थोड़ा सा अमेरिकाना, ठीक है। तो ये पैक्स अमेरिकाना का दौर था जहां अमेरिका का वर्चस्व था। उसकी वित्तीय और भौतिक स्थिति श्रेष्ठ बनी रही, परंतु 70 के दशक से क्रमशः उसकी शक्ति में गिरावट परिलक्षित होने लगी। क्यों होने लगी? क्योंकि कई कारण थे। उस कारण में एक कारण था शीत युद्ध। अच्छा, ये शीत युद्ध करा क्या रहा था? कई बार मैंने इसकी चर्चा कर ली। शस्त्रीकरण, मैं बार बार इसलिए बताता हूं कि लॉजिक्स आपको ध्यान रहे, किसी भी बात का लॉजिक ना भूले। शस्त्रीकरण में ह्यूज अमाउंट का पैसा अमेरिका को इन्वेस्ट करना पड़ रहा था, ये बात आप समझ लीजिए। अमेरिका की वैश्विक शक्ति में गिरावट का मुख्य स्रोत जापान और पश्चिमी यूरोप की तकनीकी प्रगति और सोवियत संघ की सैन्य शक्ति थी। अमेरिका को बार बार दिखाई दे रहा था कि जापान आगे बढ़ रहा है, जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं जो नाटो के उसके 7 सदस्य हैं वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, सोवियत संघ की सैन्य शक्ति बढ़ रही है, तो उसको कंपटीशन देना था ना। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पैसा कहां खर्च हो रहा था? सैन्य अभियान में, सैन्य अनुसंधान में। तो यहां पर चुनौती अर्थव्यवस्था को मिल रही थी। विद्वानों का मानना है कि सोवियत संघ के विखंडन और द्विध्रुवता की समाप्ति के बावजूद आर्थिक क्षेत्र में अमेरिकी प्रभुत्व का युग समाप्त हो चला है। पैक्स अमेरिकाना, यानी आप कह सकते हैं कि जो आर्थिक प्रभुत्व बना हुआ था अमेरिका का, क्योंकि देखो पहले क्या था, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रहे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर रहे, खूब जो है हथियार सप्लाई अमेरिका ने किया। उसके पहले कोई लड़ाई झगड़े में बहुत अमेरिका फंसा नहीं था और न किसी होड़ में फंसा था। तो वो अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी सैन्य शक्ति दोनों को बैलेंस करके चलता था। 1945 के बाद अब उसको अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए लगातार शस्त्रों को इकट्ठा करना पड़ रहा था। लगातार उसको चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने क्या करना पड़ रहा था? लगातार उसको शस्त्रीकरण करना पड़ रहा था, सैन्य संगठनों को मजबूत करना पड़ रहा था। तो यहां अमेरिका के सामने चुनौती बड़ी थी। कभी ऐसा समय था कि अमेरिका की एक छींक से विश्व के अधिकांश राष्ट्रों को जुकाम होता था। अब यह समय बीत चुका है। अब अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की संचालित करने की डोर अमेरिका के हाथों में नहीं रही है। विश्व व्यवस्था को परिभाषित करने का विशेषाधिकार अब हमेशा उसके हाथों से निकल चुका है। उसकी अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से अव्यवस्थित हो गई है और मुद्रा डॉलर अब कमजोर हो गया पहले के मुकाबले। ऐसा नहीं कि अब एकदम कमजोर है, लेकिन पहले अब विशेष करके ये जो विश्लेषण है ये खास करके शीत युद्ध के बाद की स्थिति जो बन रही है उस पर ज्यादा है। उसकी आर्थिक समृद्धि मंदी की ओर और स्टैगफ्लेशन यानी गतिहीनता, यानी जो विकास ग्रोथ रेट ना बढ़े उससे हो, उसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। अब ये खास करके 2008, 10, 11 में ज्यादा देखी गई। अब धीरे धीरे फिर रिवाइवल हो रहा है। जहां भारत 8%, 9% पर जाता है वो 3, 3.5 पर अटका रहता है। तो अब बहुत तेजी से जीडीपी ग्रोथ उसका हो रहा हो ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। उसका डॉलर अब दुनिया में केवल अपना प्रभुत्व रखा हो ऐसा, हाँ अभी भी इंपॉर्टेंट है, पर अब बाकी करेंसीज भी जो येन है, अब आप देखिए जो IMF है उसमें SDR है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, उसमें 5-6 करेंसी हैं जिसमें जापान की करेंसी, रशिया करेंसी, सारी करेंसीज हैं। तो अब धीरे धीरे ये करेंसीज भी, यूरो है, ये इंपॉर्टेंट होती जा रही है। वैश्विक सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रास नेशनल प्रोडक्ट में उसके भाग में गिरावट आई है। ठीक, यह दर 1995 में 40 थी, अब 20% रह गई है। एक समय अमेरिका कर्ज देने वाला सबसे बड़ा राष्ट्र था, अब अमेरिका पर बहुत ज्यादा कर्ज और बकाया है। तो पहले जो पॉजिटिव में ट्रेड रहता था सबके साथ, अब वो घाटा भी उसको दिखाई पड़ता है। विश्व में अमेरिका का व्यापार घाटा बढ़ा हुआ है, सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है। सही मायने में अमेरिका एकमात्र महाशक्ति नहीं बल्कि अर्ध महाशक्ति रह गया है। वैसे यह सत्य है कि 70 के दशक में अमेरिका ने विपरीत स्थिति की कूटनीतिक और सैनिक धरातल की भरपाई कर ली और भू राजनीतिक बिंदु पर प्रतिद्वंदी सोवियत संघ को पीछे छोड़ दिया। ये बात ठीक है, लेकिन आर्थिक स्तर पर बहुत सारे चैलेंजेस आ गए और खास करके यूरोपीय संघ, आसियान, चीन, जापान, भारत, रूस, ये ऐसे आपको नाम या संगठन दिखाई दे रहे हैं जो बहुत ज्यादा चुनौती लगातार अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भी और सैन्य व्यवस्था को भी देते आ रहे हैं। यही इसके सामने चुनौती है। ठीक है, इस बात को आप बिल्कुल नोट कर लेंगे। द ऑपरेशन डिजर्ट, अच्छा ठीक है, हाँ, ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म ने अमेरिका के आधिपत्य और प्रभुता को वैश्विक धरातल पर पुनः स्थापित कर दिया। जो कार्य वियतनाम घटनाक्रम द्वारा किया गया था उसकी भरपाई खाड़ी युद्ध ने कर दी। तो उसका प्रभुत्व तो बन रहा था धीरे धीरे। वियतनाम में अमेरिका को हारना पड़ा एक तरह से, खाड़ी युद्ध में फिर उसने अपने आप को स्टैब्लिश किया।
लेकिन अमेरिका की गिरावट की प्रकृति अभी भी जारी है। जो स्थिति पहले बनी हुई थी शायद वो स्थिति अब उतनी दिखाई नहीं पड़ती है। जापान और पश्चिमी जर्मनी उसे तकनीक समुन्नयन के क्षेत्र में पीछे छोड़ चुके हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति एक स्थायी लक्षण है जिसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, हिंदी में और सादा भाषा में बोलते हैं महंगाई। तो महंगाई अक्सर आपको अमेरिकी अर्थव्यवस्था में देखने को मिल जाएगी। बेरोजगारी बहुत है, उत्पादन में 2% की कमी आ चुकी है। तो ये सारी चुनौतियां अमेरिकी अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखी जा रही हैं। ठीक है, स्पष्ट है कि न तो शीत युद्ध की समाप्ति से और न ही खाड़ी युद्ध से अमेरिका उस क्षमता और प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कर सकता है जो 20वीं शताब्दी के मध्य में प्राप्त थी। ये बात तो ठीक है। तो जो 1950-60s के आसपास अमेरिका को एक प्रभुत्व, एक इज्जत मिली हुई थी, उसे दोबारा वो इतनी आसानी से हासिल कर ले, वो इतना आसान है नहीं। समकालीन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के स्वरूप को देखते हुए यह तात्कालिक रूप से स्वीकार किया जा सकता है कि एक लंबे समय तक अमेरिका बड़ी शक्तियों में बड़ा बना रहेगा। ये बात ठीक है कि बड़ी शक्तियों में बड़ा बना रहेगा, लेकिन उसको बहुत सारे नए चुनौती और नए चैलेंजेस घेरे हुए हैं जो उसके सामने मुंह बाए खड़े हैं। जर्मनी और जापान तकनीकी क्षेत्र में अमेरिका के लिए चुनौती हैं, लेकिन विश्व राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में भूमिका की दृष्टि से अमेरिका की समक्षता नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये ठीक बात है कि अभी जो जर्मनी है या जापान है वो बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन अभी भी अमेरिका के बराबर खड़े हो गए ऐसा नहीं है। ठीक है, चीन और रूस को अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में जगत में वह महत्व प्राप्त नहीं है जो अमेरिका को है। 21वीं शताब्दी में अमेरिका एक ऐसी इकाई है जो विश्व सैन्य शिष्टता और कमजोर अर्थव्यवस्था के मिश्रण को प्रस्तुत करती है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड सुपरमेसी है मिलिट्री में, लेकिन इकोनॉमी में थोड़ी सी कमजोर है। ऐसा एक मिश्रण अमेरिका में दिखाई पड़ता है ना। यानी जिसको कह सकते हैं कि मिलिट्री सुपरमेसी प्लस वीक इकोनॉमी, इसका मिश्रण जो है वो अमेरिका आज दिखा रहा है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। वीक मतलब बहुत निचला स्तर का नहीं है, पर जो प्रभुत्व अर्थव्यवस्था में पहले था शायद वो अब दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब ये आपको एक तरह से कह सकते हैं कि दिखाई पड़ेगा। अच्छा, अब एक अर्थव्यवस्था के साथ साथ उसको विचारधारा के क्षेत्र में भी कुछ चुनौतियां हैं। उसके आइडियोलॉजी, उसके एक तरह से कह सकते हैं जो उसकी अपनी विचारधारा थी, और विचारधारा और लोकतांत्रिक पूंजीवाद, उसमें भी थोड़ी थोड़ी चुनौतियां हैं। तो द्वितीय विश्व युद्धोत्तर संबंध में विचारधारा अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती रही है। आज भी विचारधारा समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक प्रमुख तत्व है। भाई अगर विचारधारा नहीं है तो इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे चलेंगे? आप इंटरनेशनल रिलेशन किसी एक विचारधारा पे ही तो चलाते हैं कि आप आतंकवाद के समर्थक हैं कि खिलाफ हैं, आप फ्री ट्रेड चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, आप पूंजीवाद चाहते हैं कि समाजवाद चाहते हैं, ऐसे ही संबंध स्थापित होते हैं। शक्ति के लिए संघर्ष में प्रत्येक राष्ट्र अपने लक्ष्यों, इच्छाओं तथा उद्देश्यों को न्याय संगत मानता है और अपने विरोधी के लक्ष्य तथा इच्छाओं की भर्त्सना करता है। ऐसा करने के लिए वो विचारधारा का सहायता लेता है। यानी जो भी आपके दुश्मन हैं या मित्र हैं वो विचारधारा के हिसाब से तय होते हैं। अपने हितों को न्याय संगत, नैतिक, वैध या आधिकारिक बताने तथा दूसरे राष्ट्रों की नीति और मांगों को आलोचना तथा उन्हें अस्वीकार करने के लिए विचारधारा का प्रयोग साधन के रूप में किया जाता है। तो आपको यह समझाया जा रहा है कि विचारधारा का इस्तेमाल कहां कहां और कितना इंपॉर्टेंट है। तो अपनी नीति को ठीक बताने के लिए, दूसरे की नीति को खराब बताने के लिए आइडियोलॉजी या विचारधारा सबसे मेन मानी जाती है। राष्ट्र विचारधारा का प्रयोग दूसरे देशों के साथ मित्रता तथा सहयोग बढ़ाने के लिए भी करते हैं। आंतरिक रूप से इसका प्रयोग लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो बाहरी संबंध और आंतरिक व्यवस्था दोनों विचारधाराओं पर चलती है। जैसे मान लीजिए कोई देश है, उसके अंदर ये विचारधारा बनाई जाएगी कि राष्ट्रवाद इंपॉर्टेंट है, तो विचारधाराओं का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अमेरिका उदारवादी विचारधारा का प्रबल समर्थक रहा है। चूंकि उदारवाद लोकतंत्र की कामना करता है, अमेरिका वाले अपनी विचारधारा को लोकतांत्रिक कहते हैं। तो अमेरिका क्या कहता है? लोकतांत्रिक, उदारवादी, पूंजीवाद, ये सब इकट्ठे लेके चलता है। ठीक है, ये इकट्ठे लेके चलता है और इस आधार पर साम्यवादी, समाजवादी सभी प्रकार की निरंकुश सत्ता का वो विरोध करता है। उसको लोकतंत्र और उदारवाद में ज्यादा है। तो अब अगर उस चुनौती की बात करें तो 1941 में जब अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में प्रविष्ट हुआ तो तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कहा कि लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए विश्व को बचाना आवश्यक है।
सन 1945 के बाद अमेरिकी प्रशासन ने स्वतंत्र जगत को बनाए रखने के तर्क का इस्तेमाल किया, जिसका अर्थ था साम्यवाद के प्रसार को रोकना। ठीक, तो 1945 के बाद लगातार इस बात की चर्चा हुई कि कम्युनिज्म जो है, साम्यवाद जो है, इसको हमें रोकना चाहिए, तभी दुनिया स्वतंत्र रह पाएगी, तभी लोकतंत्र हो पाएगा। वरना क्या होगा, एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो सत्तावादी ताकतें हैं उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा और साम्यवाद फैलता चला जाएगा। ठीक है, आज अमेरिका के समक्ष मुख्य समस्या उदारवादी पूंजीवाद विचारधारा को बनाए रखना है, क्योंकि प्रतिद्वंदी के अभाव में विचारधाराएं समाप्त हो जाती हैं। ये देखिए कितना डायनेमिक चैलेंज बताया गया है। आपको तो लगेगा कि भाई साम्यवाद का तो विघटन हो गया, 1991 में सोवियत संघ खत्म हो गया, अब जो अर्थव्यवस्था का मॉडल है पूंजीवाद का, जो आप कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक पूंजीवाद है, उसको क्या दिक्कत है। लेकिन इस चुनौती को भी आप ध्यान रखिए कि जब तक प्रतिद्वंदी रहता है तब तक हम अपने विचारधारा को लेकर बहुत सजग और कठोर रहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए हमारे आसपास चीन पाकिस्तान न हो, तो जो देशभक्ति आज दिखाई पड़ती है हो सकता है कम हो जाए, क्योंकि हम पाकिस्तान और चीन को देख के और देशभक्ति फील करते हैं, हम मारेंगे, हमारे वतन को कोई छू नहीं सकता। तो जब प्रतिद्वंदिता समाप्त होती है ना, तब विचारधारा को बनाए रखना और चुनौतीपूर्ण हो जाता है। अमेरिकी लेखकों ने समाजवाद के स्थान पर सकारात्मक उदारवाद को अपनाया, जिसमें समाजवाद के तत्व अंतर्निहित हैं। तो सकारात्मक उदारवाद में यह था कि हम समाजवाद की भी बातों को थोड़ा थोड़ा मानेंगे कि ठीक है, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, सबके कल्याण की बात करनी चाहिए, हमें कहीं ना कहीं इस बात का प्रयास करना चाहिए कि सबको उनका लाभ मिले, और साथ में पूंजीवाद भी चलता रहे। लेकिन समाजवाद की हार्डकोर लाइन की स्टेटलेस सोसाइटी हो, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, ये सब मानने को तैयार नहीं है। तो सकारात्मक उदारवाद को मानेंगे जो पूंजीवाद और लोकतंत्र के साथ चलती रहेगी और उसका पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये बड़ा अपने आप में इंपॉर्टेंट रूप से देखा गया। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे आप। प्रत्येक प्रशासन अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए किसी विचारधारा को आत्मसात करता है अथवा पहले से अपनाई हुई विचारधारा में संशोधन करता है। ये भी ठीक बात है। हर प्रशासन को लगता है कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं तो हम उसके लिए उस हिसाब से आइडियोलॉजी या विचारधारा को अपनाएंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो उसमें कुछ संशोधन भी करेंगे। जैसे मान लीजिए कि पूंजीवाद में ये कहा जाए कि पूरी तरह से फ्री इकोनॉमी रहेगी, लेकिन हो सकता है कि हमको लगे कि कुछ नई जरूरतें या नई समस्याओं को देखते हुए थोड़ा उसको उदारवादी या कल्याणकारी ले जाना पड़े, या हो सकता है मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ हम जाएं। जैसे भारत जो था 1991 तक कहने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था था, लेकिन समाजवाद का हार्डकोर कई जगह फॉलो करता था। लेकिन 91 में जरूरत पड़ी तो हमने थोड़ी विचारधारा को बदला भी। अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप कोई भी देश अपने निर्णय को विचारधारा के आवरण में छिपा लेता है। ये बात तो ठीक है कि विचारधारा का सहारा लेके हम कोई भी निर्णय ले लेते हैं। यही कारण है कि अमेरिका ने कुछ अधिनायकवादी व्यवस्थाओं की निंदा की और कुछ अधिनायक व्यवस्था की प्रशंसा की। तो ऐसा भी देखा गया कि बहुत सारे ऐसे देश थे जो एक तरह से लोकतंत्र को बहाल नहीं कर रहे थे, लेकिन अमेरिका ने जरूरत पड़ने पर या उनसे लाभ लेने की स्थिति में उनकी प्रशंसा कर दी, और कुछ अधिनायकवादी जहां लोकतंत्र नहीं था उनकी निंदा भी की। तो विचारधारा यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हम चलते हैं उस इंपॉर्टेंट पैटर्न की तरफ कि भाई भारत अमेरिका का संबंध कैसा रहा, या अधुनातन प्रवृत्तियां उसमें क्या क्या नए नए परिवर्तन आए हैं, क्या क्या नई नई चीजें देखी गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, भारत अमेरिका के संबंधों की अगर आप बात करेंगे तो आपको पुराने पैटर्न से लेकर आगे तक आना पड़ेगा। एक तो पैटर्न ऐसा है जब क्या हुआ, जब भारत औपनिवेशिक काल में था। औपनिवेशिक काल, ठीक। अब इसमें दो चरण थे। औपनिवेशिक काल मतलब जब भारत गुलाम था। बहुत सारा ऐसा समय बीता जब अमेरिका चुप्पी साधे हुए था, जब अमेरिका ब्रिटेन पर यह दबाव नहीं बनाता था कि भारत को आजादी मिलनी चाहिए। उस समय भारत थोड़ा नाराज रहता था, एक तरह से भारत उसको लेकर थोड़ा नाराज रहता है। बाद में अमेरिका ने दबाव भी डाला तो अमेरिका उस पर लेकर कहता है कि हमने आपकी आजादी के लिए दबाव डाला, और आजादी के बाद आप सोवियत संघ के तरफ दिखाई दिए हमको सटे हुए। हालांकि आप गुटनिरपेक्षता कर रहे थे तो अमेरिका ने गुटनिरपेक्षता का भी विरोध किया कि आप क्यों अलग रहे, और हमने देखा कि आप सोवियत संघ से चिपक भी रहे थे। फिर धीरे धीरे सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका से भारत की नजदीकियां भी आई और बहुत सारे इसमें प्रकरण हुए। फिर मनमोहन सिंह के साथ समझौते हुए, असैन्य परमाणु, फिर ओबामा का दौर और ट्रम्प का दौर, ये भारत के लिए अच्छा रहा। तो ये मिली जुली जो है रिश्ते भारत के साथ रहे हैं। तो सन 1947 में स्वतंत्र होने के उपरांत भारत ने अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के रूप विदेश नीति का निर्माण किया। भारत ने क्या किया, भारत ने देखा कि पूरी दुनिया दो गुटों में बटी हुई है, ठीक, एक यूएसए और एक यूएसएसआर। भारत को यह पता था कि ये दोनों लड़ सकते हैं। भारत को यह भी पता था कि ये दोनों महाशक्तियां हैं, अगर हम एक के तरफ जाएंगे तो दूसरे से शायद उतना लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो भारत ने एक तीसरा मोर्चा खोला और उसका नाम दिया गुट निरपेक्षता।
गुट निरपेक्षता, जिसको कहा गया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक, ये नाम दिया गया। अब जब गुट निरपेक्ष आंदोलन कहा गया तो इसमें क्या हुआ, इसमें भारत दोनों में से किसी गुट में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि इसको दोनों के थोड़े थोड़े फायदे लेने थे। अब दो घटक तत्व थे भारत की विदेश नीति का, अपनी दृष्टि के अनुरूप विदेश नीति का निर्माण, पड़ोसी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। अब देखिए दो इंपॉर्टेंट पार्ट। अब भारत अभी अभी गुलामी से आजाद हुआ था, भारत को बहुत सालों बाद अपने लिए अपने कायदे कानून, अपने तौर तरीके बनाने का मौका मिला था। अब भारत को ये लग रहा था कि अगर हम किसी गुट में शामिल हुए तो हमारी क्या कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, संप्रभुता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सोवर्जनिटी। संप्रभुता का मतलब अपने निर्णय खुद लेने का अधिकार। लेकिन अगर हम दोनों में से किसी ग्रुप में नहीं रहेंगे तो हम अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं। तो एक तो भारत को यह था कि हम अपने हिसाब से विदेश नीति बनाएं और पड़ोसी राष्ट्रों के साथ अच्छे संबंध हो, इसका प्रयास भी भारत की विदेश नीति में था। इसलिए हमने चीन के साथ पंचशील समझौता किया, हालांकि वो छूरा घोप गया, जिससे हम उसके साथ अच्छा संबंध बनाना चाहते थे। तो भारत की विदेश नीति के ये दो महत्वपूर्ण पार्ट थे। इसके अतिरिक्त भारत यूरोपीय शीत युद्ध से दूर रहते हुए तीसरी दुनिया की एक विशिष्ट पहचान विकसित करना चाहता था। भारत को लगा कि हम इस शीत युद्ध से दोनों खंडों से अलग रहते हुए हम एक अलग पहचान बनाएंगे। इन्हीं तत्वों ने स्वतंत्र भारत के वैदेशिक संबंधों को प्रभावित किया और इसीलिए स्वतंत्र भारत के जो वैदेशिक संबंध थे वो प्रभावित हुए। चार्ल्स हेम्सथ और सुरजीत मानसिंह ने लिखा है कि भारत अमेरिका संबंध कभी भी सुनियोजित नहीं रहे और न ही कभी भविष्यवाणी योग्य रहे। इनमें कोई सामान्य रूपरेखा दूर दूर तक नहीं रही। सही बात है, कभी इंडो यूएस जो रिलेशंस थे वो कभी प्लान्ड नजर नहीं आएंगे कि ये एक पार्टनर के तौर पर काम कर रहे हैं। जैसी घटनाएं होती गई वैसा संबंध धीरे धीरे बनता गया। तो महत्वपूर्ण है ये चीजें। शीत युद्धोत्तर विश्व में भारत अमेरिका संबंधों का अध्ययन अत्यंत रोचक है। सन 1989 में भारत में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार का गठन हुआ। ठीक, चंद्रशेखर का आपने देखा होगा, सरकार बनी थी। इसी समय पहली बार अमेरिका ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि वह कश्मीर में विद्यमान आतंकवादियों को मदद न करे। तो ये पहला मौका था, क्योंकि देखो अब दुनिया बदल रही है। 1989 आते आते अमेरिका को पता है कि अब सोवियत संघ धीरे धीरे खत्म होने वाला है, वो कमजोर पड़ रहा है। मिखाइल गोर्बाचेव भी अब धीरे धीरे नरम पड़ रहे थे। तो उसको लगा कि अब पाकिस्तान की उतनी जरूरत हमें रहेगी नहीं सोवियत संघ के खिलाफ। तो उसने भारत की तरफ भी अपना थोड़ा ध्यान खींचा और उसने बोला कि ऐसा है कि आप पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों को मदद मत करिए। ये अमेरिका ने खुलकर पाकिस्तान को पहली बार बोला। कश्मीर मुद्दे पर अपना दृष्टिकोण बदलते हुए अमेरिका ने पहली बार यह कहा कि अमेरिका सन 1948 और 1949 के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों में प्रस्तावित कश्मीर जनमत संग्रह के प्रस्ताव पर अब कोई जोर नहीं देगा। पहले क्या था, पहले अमेरिका कहता था कि कश्मीर में प्लेबसाइट होना चाहिए, जनमत संग्रह, कश्मीर के लोगों में एक वोटिंग हो, वो बताएं कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। अमेरिका ने कहा कि अब हम आगे से ऐसा कोई जोर नहीं देंगे, कश्मीर में प्लेबसाइट या जनमत संग्रह हो ऐसी हम कोई बात नहीं कहेंगे। यह भी कहा गया कि अमेरिका इसके विरुद्ध भी नहीं है। हाँ, अमेरिका ने अपना बैलेंस बना लिया कि हो जाता है तो ठीक है, लेकिन हम कोई जोर नहीं देंगे। अमेरिका द्वारा यह भी कहा गया कि दोनों पक्षों को शिमला समझौते के अनुरूप निर्णय लेना चाहिए। भारत ने भी अमेरिका के प्रति सामंजस्य, धीरे धीरे जो भारत पाकिस्तान का मुद्दा इंटरनेशनल हो रहा था और भारत बार बार कहता था कि हमारा द्विपक्षीय मामला है, हमारा बाइलेटरल इशू है, तो अमेरिका भी कहने लगा कि ठीक है, आपस का मामला है, आप लोग समझ लीजिए। भारत ने भी अमेरिका के प्रति सामंजस्यकारी नीति अपनाते हुए इराक संकट 1991 के दौरान अमेरिका के लड़ाकू विमानों को ईंधन भरने की सुविधा उपलब्ध कराई। जब 1990 में वही डेजर्ट स्टॉर्म इराक पर हमला कर रहा था अमेरिका, तो अपने देश में तेल ओल भरने की सुविधा भारत ने अमेरिका को दे दी और इसके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सरकार को आलोचना भी झेलना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी भारत ने यह किया। शीत युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ के विघटन के उपरांत वह अपरिहार्य हो गया कि भारत अमेरिका से कुछ बेहतर संबंध बनाए। तो अब तो हमारे लिए कंपलसरी हो गया, जब शीत युद्ध खत्म हुआ और सोवियत संघ बिल्कुल खत्म हो गया, तो अब तो हमारे लिए कंपलसरी था कि अब कहीं ना कहीं हम क्या करें, अब हम एक ऐसा विकल्प बनाएं कि अब हम अमेरिका से भी नजदीकी बढ़ाएं। अगर हम अमेरिका से नजदीकी बढ़ाते हैं तो ये हमारे लिए फायदा होगा, हम इससे ज्यादा लाभ कमा पाएंगे। भारत ने अमेरिका के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने के कई समझौते किए, लेकिन दोनों देशों के मध्य संबंधों को अवरोधित करने वाला तत्व अब भी विद्यमान है। तो बहुत सारे लेकिन ऐसे भी तत्व आपको अभी भी मिल जाएंगे जो भारत अमेरिका के संबंधों को अवरोधित करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अप डाउन या कह सकते हैं कि खट्टा मीठा जो संबंधों में उतार चढ़ाव है वो हमेशा भारत और अमेरिका के बीच देखा जाता रहा है, जो बहुत महत्वपूर्ण बना हुआ है। अमेरिका भारत से परमाणु अप्रसार संधि 1968 पर हस्ताक्षर करने का आग्रह करता है, भारत इससे इंकार करता है। अब क्यों इंकार करता है भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत इसे विभेदकारी मानता है।
भारत को लगता है भाई आप लोगों ने तो परमाणु शक्ति हथियार लिया, हम करना चाह रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि एनपीटी पे साइन करो, तो भारत नहीं साइन करता, अमेरिका इससे चिढ़ता है, क्योंकि इस संधि के अनुसार फिर कोई प्रक्षेपण या कोई टेस्ट नहीं कर पाएगा न्यूक्लियर। इस संधि पर हस्ताक्षर करने का भारतीय निर्णय चीन और पाकिस्तान को संभावित खतरे का है। भारत कहता है हमें चीन और पाकिस्तान से खतरा है, हम न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे तो हम तो मारे जाएंगे कभी भी, तो अमेरिका चिढ़ता है। अमेरिका मानवाधिकारों के बिंदु पर भी भारत की आलोचना करता है। अमेरिका बार बार कहता है कि आपके यहाँ मानवाधिकार नहीं दिए जाते, आप मुस्लिमों से भेदभाव करते हैं, आप अल्पसंख्यकों का ध्यान नहीं देते, आदिवासियों का ध्यान नहीं देते। ऐसे मुद्दे पर भारत लगातार जवाब देता है और उसमें तनातनी भी हो जाती है। तो ये मुद्दे लगातार भारत अमेरिका के बीच एक अवरोध बने हुए हैं या गतिरोध बनते रहते हैं, या इसको लेकर कई बार खींचतान मस्ती रहती है। तो बड़े इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हैं, इसके कुछ और डिटेल्स देखते हैं। लेकिन हाँ, भारत अमेरिका के संबंधों को लिखते समय ये अप डाउन, आप एक तरफा संबंध कभी भी नहीं लिख सकते, ये ध्यान रखिएगा। दोनों तरह के मिले जुले संबंध हमेशा बने रहे हैं। अब इसमें आगे देखते हैं। अभी कुछ और डिबेट्स हैं, कुछ और पॉइंट्स हैं जो भारत यूएस रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं लास्ट में आपको समराइज करता हूं। भारत द्वारा आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण की नीति अपनाए जाने से दोनों राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग की संभावनाएं बढ़ी हैं। ये बात ठीक है। जैसे भारत ने, आपको पता है कि 1991 में भारत ने, हमने भी चर्चा की कि आर्थिक सुधारों की घोषणा की, और जब भारत ने आर्थिक सुधारों की घोषणा की तो हमने भी क्या किया, हमने भी एक तरह से उदारवादी पूंजीवाद की तरफ कदम उठाया, कदम बढ़ाया, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था रहते हुए। ठीक है, उदारवाद पूंजीवाद में हमने क्या किया, हमने भी ये तय किया कि भाई हम 2-3 LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इन 3 कदमों की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम अपनी अर्थव्यवस्था जो क्लोज इकोनॉमी थी उसको खोलेंगे। जो फ्री ट्रेड हमने बांध रखा था, कोटा और टेरिफ लगा लगाकर उसको तोड़ने की बात की गई। प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ करने के बाद किया गया, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI को अलाउ, कई तरह के हमने आर्थिक सुधारों की घोषणा की। तो अब यहां से फिर अमेरिका के साथ संबंध को बेहतर बनाने का एक नया जरिया खुला, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भारत अमेरिका के संबंधों में जो व्यापारिक संबंध भारत अमेरिका के हैं वो हमेशा भारत के लिए लाभप्रद रहे हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अभी भी हम पॉजिटिव में हैं, तो इसलिए आर्थिक क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक बेहतर हमारे लिए उम्मीद इसमें जगी है। अच्छा, एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, आर्थिक क्षेत्र की बात आ रही है तो आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अमेरिका के ऐसे बहुत बड़े सेक्टर्स हैं जो भारत की पढ़ी लिखी टेक्निकल जनता को एब्जॉर्व करती है। आपने बोइंग का नाम सुना होगा, जो विमान वाली पूरी कंपनी है, इसमें करीब करीब 50 से 60% जो जनता है वो क्या करती है, वो या 30 से 50% के जो एम्प्लॉइज हैं वो इंडियन है। तो लार्ज नंबर ऑफ इंडियन एम्प्लॉइज। ठीक, यानी यहां अर्थ यह है कि जैसे ही भारत ने उदारवादी नीतियां अपनाई, भारत की जनता के लिए कई तरह के बहुआयामी रास्ते अमेरिका में खुले। जो रोजगार का मसला है ना, जिसको आप एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ये बहुत बेनिफिशियल हुआ अमेरिका के साथ। और आज भी अमेरिका में एक बड़ी मात्रा में इंडियन डायस्पोरा यानी भारतीय समाज के लोग वहां रह रहे हैं, और बड़ी मात्रा में, और वो मजदूर क्लास नहीं है, वो दे आर डीलिंग इन गुड जॉब्स। आपने अमेरिका का सिलिकॉन वैली सुना होगा, ठीक है, यहां पर पूरा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज इनका है। आप जो भी माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज ये सब देख रहे हैं, तो ये सिलिकॉन वैली में ये सारा काम होता है, जहां पर करीब 3 लाख एम्प्लॉयज इंडियन हैं, 3 लाख भारतीय। तो जितने आप बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं वो इंजीनियर्स यहां पर जाकर काम करते हैं, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट वहां पर आप भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में रख सकते हैं। तो ये 3 लाख के आसपास भारतीय सिलिकॉन वैली, भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा जाता है। यानी अमेरिका के बहुत सारे ऐसे कंपनीज और क्षेत्र हैं जहां पर भारत के बहुत ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। यानी आर्थिक तौर पर जो रोजगार प्रोवाइड करने की बात है, वो भारत अमेरिका संबंधों का एक बड़ा मजबूत पक्ष है। आज भी देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जब अमेरिका में विजिट पर जाते हैं तो बहुत सारे भारतीय लोग उनका स्वागत करते हैं। यह क्या दिखाता है कि इंडियन डायस्पोरा आज बहुत ज्यादा, डायस्पोरा बोलते हैं भारत के लोग जो वहां रह रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा संख्या में रह रहे हैं, और ये वहां की नीति भारत के प्रति बदलने में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वो वहां के वोटर्स भी हो गए हैं, तो वहां की जो भी सरकार आती है वो जनरली इस बात का प्रयास रखती है कि भारत के प्रति कोई ऐसा दृष्टिकोण न अपनाए, अब खासकर जो उन लोगों को नाराज करे। और ये चीज ओबामा और ट्रंप काल में बहुत ज्यादा देखी गई।
तो ये आप इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए अपनी नीतियों को लिख सकते हैं कि वर्तमान, अब यहां लिखा है कि भारत द्वारा आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण की नीति अपनाने से दोनों राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग की संभावनाएं बढ़ी, और ये संभावनाएं आर्थिक सहयोग की ऐसे बढ़ी कि आज बड़ी बड़ी कंपनीज और बड़ी बड़ी जगहों पर भारत के बहुत सारे लोग वहां पर काम कर रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेकर चलता है। परंतु व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि, जिसको कहते हैं सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, मैंने आपको शुरू में बताया कि भारत अमेरिका के संबंधों की चर्चा हमेशा दो तौल पर होगी, कभी दिखाई देगा बड़े मधुर संबंध, कभी दिखाई देगी बड़ी समस्याएं। तो यहां आर्थिक संभावनाएं जहां बढ़ रही हैं, वहीं सीटीबीटी जब 1996-97 के आसपास आया तो वहां पर फिर भारत के लिए एक चुनौती हुई, और भारत अमेरिका के संबंधों में खटास आए, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत सीटीबीटी पर साइन करे, जो ये कहता है कि हम पूरी तरह से न्यूक्लियर टेस्ट को प्रतिबंधित करते हैं। भारत ये कहता है कि भाई आप क्यों अच्छा, इसमें और कुछ शर्तें हैं, भारत इसको विभेदकारी बनाता है। इसमें शर्त है कि जिसके पास न्यूक्लियर एनर्जी है वो बनी रहेगी, जिसके पास नहीं है वो नहीं करेगा, और तो और जो बाकी कंट्रीज हैं वो अपने यहां न्यूक्लियर प्लांट्स, पावर प्लांट जो है उनकी जांच करवाएंगे कि कहीं उन न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली बनाने के अलावा वो बम तो नहीं बना रहे हैं। तो भारत इसे पूरी तरह विभेदकारी बताता है, डिस्क्रिमिनेटरी बताता है, ठीक है। तो इस केस में भी भारत अमेरिका के बीच में थोड़ी दूरी दिखाई पड़ती है। तो व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर के मुद्दे पर सन 1998 में भारत द्वारा परमाणु परीक्षण किए जाने से दोनों देशों के बीच नए सिरे से कटुता विकसित हो गई। तो जहां एक तरफ 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद थोड़ी आर्थिक सहयोग और भारत अमेरिका के संबंध थोड़े नरम पड़ रहे थे, 1998 में जब हमने परमाणु परीक्षण किया और सीटीबीटी पर हम पहले से ही हस्ताक्षर करने को मना कर रहे थे, तो दोनों देशों के बीच एक दूरी बढ़ी। यहां तक कि जो CIA है, जो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने पूरा प्रयास किया कि परमाणु परीक्षण भारत न कर पाए। एक मूवी बनी है परमाणु, जॉन अब्राहम की, जरूर आप देखेंगे, इसमें आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि क्या कूटनीति चल रही थी। तो ये जो संबंधों की ऊंच नीच है, ये बार बार वहां पर आपको दिखाई पड़ेगी। अमेरिका ने न केवल उपयुक्त दो मुद्दों पर भारत की आलोचना की, वरन भारत के विरुद्ध तमाम प्रतिबंध भी लगाए। उसको अंग्रेजी में कहते हैं सैंक्शंस। तो अमेरिका ने क्या किया, जब हमने परमाणु परीक्षण किया तो बहुत सारे सैंक्शंस लगाए। उन्होंने कहा आप ये क्या दलील दे रहे हैं, कौन सा आतंकवाद है जिससे आपको खतरा है, क्यों आप परमाणु परीक्षण करना चाहते हैं। भारत ने कहा भाई खतरा है इसलिए हम करना चाह रहे हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। जब 9/11 की घटना अमेरिका में हुई ना, जब उसको घुस के मारा आतंकवादियों ने, तब उनको लगा कि नहीं बात सही है। फिर वहां से धीरे धीरे अमेरिका का रुख भारत के प्रति थोड़ा नरम पड़ता चला गया। फिर ओबामा काल जब आया तो उसमें ऐतिहासिक हमने 2006 में मनमोहन, खैर ओबामा तो 2007 से आते हैं, लेकिन भारत अमेरिका के बीच 2006 में असैन्य परमाणु परीक्षण, जब भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, असैन्य परमाणु समझौता हुआ, और यहां से एक नया दौर फिर भारत अमेरिका के संबंधों में बना है, और वो निरंतर अब पॉजिटिव होता चला जा रहा है। फिर ओबामा का दौर आया, फिर ट्रंप का दौर आया। जो बाइडेन जो हैं वो थोड़े से अभी संतुलन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उसके कारण भी हैं। ट्रंप के खिलाफ उन्होंने चुनाव जीता था, मोदी ने ट्रंप का एक तरह से खुलकर सहयोग कर दिया था, खुल के साथ दे दिया था, तो थोड़ा सा उनको पॉलिटिकल चैलेंजेस भी हैं, लेकिन फिर भी वो भारत के साथ कोई ऐसा हार्डकोर गलत निर्णय लेने को तैयार नहीं है। तो अमेरिका से भारत के संबंध धीरे धीरे मधुर हो रहे हैं। तो इन दो मुद्दों पर, सीटीबीटी वाले मुद्दे और परमाणु परीक्षण पर, अमेरिका थोड़ा भारत से दूर हुआ। उसके बाद हमने क्या किया, 10 वर्षीय रक्षा समझौता किया, और ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ था 2005 में। ये तो हमारे प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर हैं, क्योंकि ये होता है अमेरिका भारत में 2+2 डायलॉग, 2+2 वार्ता, जिसमें भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और अमेरिका के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री की आपस में मीटिंग होती है। तो उसकी ये तस्वीरें हैं उसमें मीटिंग्स की। लेकिन जून 2005 में भारत और अमेरिका के मध्य वाशिंगटन में एक 10 वर्षीय रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, और यह बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। इस समय यूपीए की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार बन चुकी थी, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भी लगातार प्रयास किए। इस समझौते में क्या था, ध्यान से समझिएगा। दोनों देशों की यह सोच है कि रक्षा सहयोग को मात्र हथियारों की खरीद बिक्री तक सीमित न रखा जाए, बल्कि इनका साझा उत्पादन करने, प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ठीक है, देखिए पहले क्या होता था कि भारत भारी मात्रा में हथियार खरीद रहा था, तो अब भारत ने यह बोला कि केवल हथियार को खरीदने की बात ना हो,
हम टेक्नोलॉजी को भी ट्रांसफर करना शुरू करें कि कैसे ये बनाया जा रहा है। जैसे भारत ने राफेल खरीदा है ना फ्रांस से, तो उसमें ये भी शर्त है कि भारत उसके कई सारे पुर्जे भारत की कंपनियों में बनेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये सारी चीजें। तो भारत ने यहां कहा कि अब हम धीरे धीरे मिलजुल कर उत्पादन करें और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण तथा शोध और विकास को प्रसारित किया जाए, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसके लिए भी इसमें शर्त रखी गई। जो रक्षा समझौता हुआ तो हमने कहा कि हम इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट ये भी करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये अमेरिका के साथ रक्षा समझौते में विशेष रूप से शामिल किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रक्षा समझौता था। ठीक है, समझौते में दोनों देशों की सुरक्षा मजबूत करने, सामरिक साझेदारी जिसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये शब्दावलियां इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाइएगा। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात की गई। ठीक, यानी सामरिक साझेदारी को प्रगाढ़ करने, रक्षा प्रतिष्ठानों में बेहतर आपसी समझ विकसित करने को लक्ष्य रखा गया। यानी जो म्यूचुअल कोऑपरेशन है वो बहुत बढ़िया रखा जाए, ताकि क्या हो, उससे लोगों को चीजें समझ में, उससे लोगों को आपसी, हमारे देश, दोनों देश के लोगों को या दोनों देशों को आपसी सहयोग करने में और आपसी सहयोग को विकसित करने में आसानी मिले। समझौते के अनुसार रक्षा समझौता भारत और अमेरिका की व्यापक साझेदारी का अंग होगा। यानी जो हम एक व्यापक लेवल पर, ब्रॉड लेवल पर जो हम एक पार्टनरशिप करने वाले हैं, उसका हिस्सा होगा हमारा रक्षा साझेदारी। तो ये बहुत बड़ा एक तरह का डील था। फिर क्या था, आतंकवाद के उन्मूलन। अब ध्यान से समझिए, 2001 में अमेरिका पर हमला हुआ है आतंकवादी, तब से वो एक्टिव है। उसी समय भारत आतंकवाद पर बात करना है, भारत इस मौके का पूरा फायदा उठा रहा है। आतंकवाद के उन्मूलन यानी कि एलिमिनेशन ऑफ टेररिज्म और विश्व में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए निमित्त समझौते में संयुक्त कार्रवाई की बात कही गई। यह भी कहा गया कि अगर आतंकवाद को खत्म करने के लिए कोई ज्वाइंट ऑपरेशन करना पड़े तो हम मिलजुल कर इस पर करेंगे। समझौते में कहा गया है कि दोनों पक्ष अन्य देशों के साथ संबंध का इस प्रकार से विस्तार करेंगे जिससे क्षेत्रीय और विश्वव्यापी शांति तथा स्थिरता को बढ़ावा मिले और जनसंहारक हथियारों को प्रसार से लड़ने की क्षमता बढ़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने कहा कि हम दोनों लोग एक इस तरह की साझेदारी करेंगे कि अगर विश्व में कहीं पर इस तरह के हथियार, अगर जनसंहारक मिलते हैं तो उससे हम लड़ने की प्रयास करेंगे, और क्षेत्रीय में यानी रीजनल शांति रहे और पूरी दुनिया में शांति रहे, इसका प्रयास करेंगे। समझौते में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास यानी कि ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज जिसको कहते हैं, ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज, यानी कि भारत और अमेरिका की सेनाएं एक साथ नेवल एक्सरसाइज करेंगी, नौसैनिक अभ्यास करेंगी। एक दूसरे की सेनाओं के मध्य बेहतर तालमेल स्थापित करने की बात कही गई है तथा अंततः समझौते में सुरक्षा व्यापार के लिए दोनों देशों ने रक्षा खरीद एवं उत्पादन समूह की स्थापना की। तो एक तरह से एक जो पूरा आप कह सकते हैं कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो डिफेंस प्रोक्योरमेंट और प्रोडक्शन ग्रुप जिसको आप कह सकते हैं, इसकी स्थापना करने की बात की गई कि कैसे डिफेंस की चीजें हम खरीदें और उत्पादन करें, इसका समूह बनाया जाएगा। यह समूह रक्षा व्यापार के साथ साथ सैन्य अनुसंधान के सभी पक्षों पर सहयोग की रूपरेखा तय करेगा। तो एक तरह से मल्टी लेवल की बात की गई, और ध्यान रखिए इसमें केवल खरीद नहीं बल्कि डिफेंस रिसर्च की भी बात की गई है कि हम रिसर्च करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, जो जो जरूरी चीजें रहेंगी उसमें हम एक दूसरे में ट्रांसफर भी करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया एक, ये आपने देख लिया क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूप से क्या था, 10 वर्ष का रक्षा समझौता था, 10 ईयर डिफेंस पैक्ट हमने 10 साल के लिए किया था। उसके बाद भारत अमेरिका असैनिक परमाणु समझौता हुआ, और ये जॉर्ज बुश और मनमोहन सिंह के सरकारों का एक बहुत बड़ा और स्ट्रांग कदम यहां पर देखा गया। ठीक है, और मनमोहन सिंह ने, ये कहा जाता है कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में सबसे फर्म होकर अगर कोई मनमोहन सिंह ने डिसीजन लिया तो ये असैनिक परमाणु समझौता था। इसमें यह था कि मतलब मिलिट्री यूज के लिए नहीं, बाकी यूज के लिए जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट है जिससे आप अपने ऊर्जा सेक्टर को बढ़ा सकें। तो मार्च 2006 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने भारत की यात्रा की। इस अवसर पर दोनों देशों के मध्य असैनिक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह जनवरी 2005 से सिलसिला शुरू हुआ, 2006 में इस पर हस्ताक्षर हुआ था। भारत ने सन 2014 तक अपने 14 परमाणु रिएक्टर को गैर सैन्य या असैनिक क्षेत्र में लाना होगा। यह बात बोला गया कि भैया जो आपके 14 परमाणु रिएक्टर हैं, जहां से आप, जैसे तारापुर है, बहुत सारे हैं, तो इसको आप गैर मिलिट्री के लिए यूज करेंगे। यह भारत स्वयं तय करेगा कि वह अपने 22 परमाणु रिएक्टर में से किन 14 को गैर सैनिक क्षेत्र में लाएगा, यानी एक तरह से नॉन मिलिट्री जोन में ले आने की बात की गई। भारत अपनी ओर से अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा आयोग, ठीक है, के समक्ष यह प्रस्ताव रखेगा कि कौन कौन से परमाणु रिएक्टर निगरानी में रखे जाए। तो भारत ने स्वीकार किया कि ठीक है, हम अपने परमाणु रिएक्टरों को निगरानी में रखने की अनुमति देंगे, कि हम उसमें जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो सिर्फ ऊर्जा के लिए कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं।
भारत द्वारा भविष्य में जिन परमाणु रिएक्टरों की स्थापना की जाएगी उनमें से आयोग की निगरानी में ही वे रिएक्टर रखे जाएंगे जो असैनिक क्षेत्र से संबंधित न हो। भारत को यूरेनियम का सुरक्षित भंडार बनाने की छूट होगी ताकि उसके रिएक्टर निर्माण कार्य करते रहें। यह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। यूरेनियम क्या होता है? सबसे मेन पार्ट है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट लगते हैं जहां से एनर्जी बिजली पैदा होती है, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन वाला कंसेप्ट है, वो एक अलग पार्ट है। तो यूरेनियम का भंडार जब कोई देश रखता है ना, तो उनको लगता है कि भैया ये तो कुछ गड़बड़ कर रहा है, ये कोई एटम बम बनाने वाला है। अच्छा, यूरेनियम का भंडार रखने का मतलब कि कई देशों से यूरेनियम हमको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं। तो जब हमें यूरेनियम का भंडार रखने के लिए अनुमति मिल जाएगी फ्री में, तो हम अपना काम करते रहेंगे और चेक करा देंगे कि भाई हम ऐसा गलत काम नहीं कर रहे हैं। भविष्य में कौन सा रिएक्टर सैन्य श्रेणी का है और कौन असैनिक श्रेणी का है, यह निर्धारित करने का अधिकार भी भारत का होगा। कि कौन सा रिएक्टर हम बोलेंगे कि ये मिलिट्री यूज का है, कौन सा नहीं है, ये भी हम सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा कदम था जिस कदम ने भारत और अमेरिका के रिश्ते में एक नई बहाली की, एक बहुत बड़ा विश्वव्यापी इसका असर हुआ और भारत ने अपनी फर्मता और अपनी दृढ़ता के साथ ये एग्रीमेंट किया और इस एग्रीमेंट के तहत हमें रिएक्टर्स को आज़ादी मिल गई खुल के चलाने की और हाँ, निगरानी करने की भी शर्त माननी पड़ी। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की 2014 से 2021 तक की यात्राएं, अब ये यात्राएं जो हैं ये एक बार फिर इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भारत और यूएसए के संबंध में। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी की ओबामा के साथ की एक केमिस्ट्री देखी गई, जिसमें ओबामा और मोदी ने मिलकर कई सारे निर्णय लिए, कई सारे एग्रीमेंट किए। यहां पर मैं आपको 3 एग्रीमेंट जो भारत के साथ अभी इंपॉर्टेंट रूप से चल रहे हैं, इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा। एक भारत अमेरिका का जो एग्रीमेंट चल रहा है लेमोआ, ठीक है, लेमोआ इसको हिंदी में कहते हैं, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट, ठीक है, हाँ मेमोरेंडम, हाँ ठीक है। तो लॉजिस्टिक एक्सचेंज यानी कि एक दूसरे के बेस पर सामान के अदला बदली और यूज करने की जो आजादी है वो इस लेमोआ एग्रीमेंट से है। ये भारत, इंडिया, यूएस के बीच में है। नाम आपको ध्यान रखने हैं, इससे काम चल जाएगा। इसके अलावा एक कॉमकासा चलता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें इंक्रिप्टेड जानकारियां और बहुत सीक्रेट जो जानकारियां हैं उसको एक तरह से आदान प्रदान करने का एग्रीमेंट, ठीक है। इसके अलावा एक बेस करके भी चलता है, बेसिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के आसपास, ठीक है। तो ये 2-3 ऐसे एग्रीमेंट हैं जो एग्रीमेंट भारत और अमेरिका के एक साथ संबंधों को मजबूत करते हैं। खासकर ये कोमकासा और लेमोआ को आप ध्यान रखिएगा, ये 2 बड़े महत्वपूर्ण एग्रीमेंट्स हैं और ये एग्रीमेंट रिसेंट साइन हुए हैं। तो ये भारत अमेरिका के जो संबंध हैं उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सत्तारूढ़ होने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से 17 के बीच 4 बार अमेरिका की यात्रा कर चुके हैं। इस यात्रा में मोदी ने 2 प्रयास किए, ध्यान रखिएगा। जो चेंज एक आपको दिखाई देगा इंडिया यूएस पूरे प्रोसेस में, एक तो उन्होंने इंडियन डायस्पोरा, जिसको आप कहते हैं इंडियन डायस्पोरा, मतलब इसको कहा जाता है जो भारतीय भारत के हैं, जो अमेरिका में रह रहे हैं, बस गए हैं, एक तरह से वहां के नागरिक हो लेकिन भारतीय मूल के हैं, उनको बड़ी तेजी से अट्रैक्ट करने का कोशिश किया। उनको जुटा के उनके साथ मीटिंग्स की, बहुत सारी रैली की और वहां पर एक माहौल बनाया। ये दिखाने का प्रयास किया गया कि भारत की कितनी बड़ी शक्ति अमेरिका में है। समझिए बात को, यानी भारत के बहुत सारे लोग अमेरिका के अहम हिस्से हैं और वो भारत के प्रति हित अगर आप अपनाएंगे तो अमेरिका का हित उसमें छुपा हुआ है, ठीक है। ये इन्होंने बहुत तेजी से कैच करने का प्रयास किया। और दूसरा फिर आर्थिक और सामरिक महत्व के जो एग्रीमेंट्स या जो बातचीत है उस पर बातचीत किया। मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत अमेरिका के संबंधों की जब भी आप बात करेंगे तो आप जो भारतीय मूल के लोग अमेरिका में रह रहे हैं उनकी चर्चा जरूर करेंगे। अमेरिका की बहुत सारी कंपनीज जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, सिलिकॉन वैली का जो पूरा, जहां पर भारत के 3 लाख लगभग लोग काम कर रहे हैं, बोइंग कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं और जगहों पर भारत का जो लोग काम कर रहे हैं उसकी चर्चा आप जरूर करेंगे, जो एक इंपैक्ट बनाता है, जो सॉफ्ट पावर बनाता है, ठीक है। तो जून 2016 में की गई यात्रा के दौरान उन्होंने कांग्रेस को भी संबोधित किया। जो अमेरिका की संसद है उस संसद को उन्होंने संबोधित किया और वहां पर अपने विचार रखे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी। संपोषित विकास, जिसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, संपोषित विकास पर, ठीक, यानी ऐसा विकास जो आज की आवश्यकताओं को पूरा करे और भविष्य के संसाधनों को नुकसान न पहुंचाए। तो संपोषित विकास और साफ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी, भारत क्लीन एनर्जी के लिए क्या कर रहा है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन बना रहा है, यानी सोलर एनर्जी की तरफ हम स्विच कर रहे हैं,
टाइडल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। इस तरह के प्रयास कर रहे हैं कि क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के दोनों देशों ने समुन्नत साफ ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग का निर्णय किया। तो 2016 में एक ये बहुत महत्वपूर्ण एग्रीमेंट रहा। भारत अमेरिका व्यापार नीतियों पर एक मसौदा तैयार करने के लिए दोनों देशों के विशेषज्ञों की समिति बनाने का भी निर्णय किया गया कि दोनों देशों के कुछ ऐसे एक्सपर्ट लोग होंगे जो एक कमेटी बनाएंगे कि कैसे हमारे व्यापार को और बेहतर किया जा सकता है और आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा। जून 2017 में मोदी ने अमेरिका की सरकारी यात्रा की और मोदी ने अमेरिका पक्ष को यह समझाने में सफलता प्राप्त की कि भारत दोनों देशों के मध्य रिश्तों को आगे ले जाना चाहता है। और अब ट्रंप आ चुके थे और मोदी ट्रंप की एक अलग केमिस्ट्री दिखाई दे रही थी। यानी जॉर्ज बुश से लेकर फिर ओबामा फिर ट्रंप, ये अब नए नए सरकारों में नई नई तरह की नीतियां आपको दिखाई दे रही थी। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन भी भारत के साथ मिलकर काम करने को इच्छुक है और मतलब अब तो चेंज हुई गवर्नमेंट। इसका संकेत अमेरिकी प्रशासन ने मोदी के अमेरिका पहुंचने के पहले ही दे दिया था। तो अमेरिका पहुंचने से पहले ही जो उसकी नीतियां थी, जो उनके हाव भाव थे, इसे पता लग गया कि वो चाहते हैं कि ऐसा हो और उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए। कैसे? मोदी की यात्रा के ठीक पहले अमेरिकी प्रशासन ने कश्मीर के आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के सैयद सलाउद्दीन का नाम अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की सूची में डाल दिया। वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिस चीज को भारत बार बार कह रहा था कि हिजबुल मुजाहिदीन का जो ये सैयद सलाउद्दीन है, इसको इंटरनेशनल टेररिस्ट होना चाहिए, अमेरिका ने पहले ही वो कर दिया। तो एक तरह से इंडिया का वेलकम किया अमेरिका ने ये स्टेप लेकर, और अमेरिका भारत ने इसका बहुत स्वागत किया कि भारत ये चाहता था बार बार कि ये हिजबुल मुजाहिदीन का जो सलाउद्दीन है वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी की सूची में डाला जाए। जब अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी की सूची में डाल दिया जाता है तो कोई भी देश उसे शरण नहीं दे सकता, बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन लागू हो जाते हैं, उसको मिटाना आसान हो जाता है। तो ये चीज अमेरिका ने किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बीच वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। साझा उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए सामरिक साझेदारी की ओर और अधिक मजबूत करने पर बल दिया गया कि कैसे हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ऐसा भी हुआ कि राष्ट्रपति ट्रंप भारत आए और यहां पर भी उनका बहुत स्वागत किया गया और ऐसा देखा गया कि दोनों देशों में एक नई ऊर्जा दिखाई दे रही है समझौतों को आगे बढ़ाने के लिए, रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए। और एक बात और आप मत भूलिए, वो ये है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते जो मजबूत हो रहे हैं, इसका एक बड़ा कारण चीन भी है। चीन जो है ये लगातार दोनों देशों को चुनौती दे रहा है और दोनों देशों की आंखों में खटक भी रहा है, क्योंकि चीन आर्थिक मोर्चे पर, सैन्य मोर्चे पर एक महाशक्ति बन रहा है, हर देश को छेड़ रहा है, कुछ देशों को आधिपत्य जमा रहा है पैसे रुपए देकर, उनके क्रेडिट लाइन देकर। तो चीन को रोकने के लिए भारत और अमेरिका दोनों एक होना चाह रहे हैं ताकि इसकी हेगमनी या इसके वर्चस्व को अब न बढ़ने दिया जाए। यह चीज भी लगातार दिखाई दे रही है। इसी का एक परिणाम हुआ है क्वाड। क्वाड एक ऐसा संगठन बना है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 सदस्य हैं। ठीक है, इन्होंने मिलके एक तरह से चीन को संदेश दिया है कि हम एक संगठन के रूप में काम कर रहे हैं और ये चारों देशों का अगर आप भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो चीन उसमें घिर जाएगा, है ना। तो ये दिखाने का प्रयास भी हो रहा है। तो भारत और अमेरिका लगातार नजदीक आ रहे हैं। आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम, एशिया प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता। अब ये जो एशिया प्रशांत क्षेत्र आप देख रहे हैं, इसमें स्थिरता में बहुत बड़ा एक लॉजिक छुपा हुआ है। अब जैसे देखिए, दक्षिण चाइना समुद्र जो है, दक्षिण चीन समुद्र, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एशिया पैसिफिक, सॉरी साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी। अब यहां पर क्या है, बहुत सारे दक्षिण एशियाई देश यहां पर हैं, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश खास करके। वहां चीन अपनी दादागिरी दिखाता है कि समुद्र पर अपना अधिकार दिखाता है। वहां एक अशांति फैलने का बहुत खतरा है। इसके अलावा जो दक्षिण एशिया के देश हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, लगातार चीन इन देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रयास जारी रखे हुए हैं ताकि भारत को घेरा भी जाए और इसके अलावा अमेरिका के लिए भी एक चुनौती तैयार की जाए। तो इसके लिए दोनों देशों में एक तरह से क्या है, समझौते हैं, आपसी व्यापार और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा, ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग में वृद्धि, इन मुद्दों में विशेष रूप से बातें हुई हैं और मुख्य रूप से ये वार्ता के मुख्य मुद्दे हैं जो भारत और अमेरिका के बीच में लगातार हो रहे हैं। आतंकवाद की कड़ी निंदा करते हुए अलकायदा, ISIS, जैश ए मोहम्मद, लश्कर
तैयबा इसी प्रकार के अन्य संगठनों के विरुद्ध मिलकर संघर्ष करने की प्रतिबद्धता अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से व्यक्त की गई। ये बहुत विशेष रूप से देखा गया कि भाई हम इन संगठनों को कमजोर करना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं, ये अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा। और डोनाल्ड ट्रंप का तो खासकर बहुत हार्ड स्टेप था टेररिज्म के चलते, इसलिए भारत से इनके संबंध और बेहतर बनाने में आसानी थी। जो बाइडेन जो है उनके साथ भी प्रयास जारी है, पर जो बाइडेन उतने क्लियर कट डिसीजन या इतने हार्ड बिना सोचे समझे एक लाइन ले लेना वो शायद नहीं करते हैं, ज्यादा डिप्लोमेसी दिखाते हैं। भारत तथा अमेरिका दोनों ने क्वाड समूह, ये क्यूयू है, क्वाड समूह का हिस्सा है जिसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी सदस्य हैं। चीन के बढ़ते आक्रामकता को रोकने का ये दोनों देशों का साझा प्रयास है। 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की यात्रा की तथा राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। तो 2021 में अब ट्रंप के बाद वो बाइडेन से भी संबंध बनाने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार प्रयास इसमें हमारे संबंध अच्छे हों, बेहतर हों, इस दिशा में आगे ये कदम बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। हाँ, एक चीज और लास्ट में आप जरूर देख लेंगे इस पूरे प्रोसेस में, एक आप ये देख लेंगे कि एक बहस है, एक डिबेट है, और वो डिबेट ये है कि भारत को कौन सा रुख अपनाना चाहिए। दो रुख होता है, एक रुख होता है हवा के साथ बहना। ठीक, हवा के साथ बहना मतलब ये बार बार भारत और अमेरिका के संबंधों के बीच में चर्चा का विषय होता है कि क्या भारत को अमेरिकी वर्चस्व स्वीकार करते हुए उसके पीछे रहना चाहिए और अपने फायदे उठाने चाहिए। एक ये होता है, दलील दी जाती है कि भारत को विकासशील राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। ठीक, करना चाहिए मतलब ये कहा जाता है कि भारत जो है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई भारत को अमेरिका का पूरा फायदा उठाना चाहिए, अमेरिका के साथ रहना चाहिए और जो जो चीजें कर सकता है करे। एक ये कहते हैं कि देखिए अभी भले अमेरिका बड़ा है, लेकिन अगर भारत सभी विकासशील देशों का एक प्रतिनिधित्व करे, लीडरशिप करे, तो धीरे धीरे ये गुट इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि वो अमेरिका के सामने कड़ी चुनौती पेश कर सकता है और भारत अपने टर्म एंड कंडीशंस खुद ले सकता है। इस डिबेट के बीच भारत और अमेरिका के संबंधों की हमेशा व्याख्या की जाती है, जिसमें ज्यादातर ये दिखाई पड़ता है कि अब भारत को समय समय पर अमेरिका से मिल रहे सहूलियत तथा हो रहे व्यापार लाभ और सामरिक दृष्टिकोण से मिल रहे महत्व को ध्यान में रखते हुए उससे अच्छे संबंध रखने चाहिए और विकासशील देशों के समूहों के साथ भी एक अच्छा संबंध रख के खुद को एक बड़ी शक्ति स्थापित करनी चाहिए। दोनों में बैलेंस आना चाहिए। जैसे भारत लगातार प्रयास कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बने, तो भारत को यह लगातार विकासशील देशों को मोटिवेट करना चाहिए कि वो इसमें इसका सपोर्ट करें और बाकी देश भी सपोर्ट करें। और स्थायी सदस्य बनने के लिए आपको पता है कि जो 5 परमानेंट कंट्रीज हैं, जो परमानेंट मेंबर्स हैं सुरक्षा परिषद की, उनकी स्वीकृति जरूरी है। तो भारत को स्वीकृति लेनी पड़ेगी, तो अमेरिका से तो अच्छा संबंध रखना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीजें भी आप डालेंगे। दूसरा, मैं आपसे शुरू में भी बता चुका हूं कि भारत अमेरिका संबंध लिखते समय आपको यह डालना है कि भारत और अमेरिका दोनों के जो संबंध है वो कभी मधुर रहे हैं, कभी कटुता के भी रहे हैं। अब वो कौन कौन से इंसिडेंट्स हुए मैंने आपको शुरू में ऑलरेडी बता दिया है। और रिसेंट समय में ट्रंप और ओबामा प्रशासन के बाद भारत अमेरिका के संबंध में लगातार पॉजिटिव इफेक्ट और चेंजेस देखे गए हैं। लेमोवा, कोमकासा, ठीक है, इस तरह के जो एग्रीमेंट हुए हैं। भारत इसके अलावा बहुत सारे अत्याधुनिक हथियार, मिसाइलें भारत अमेरिका से खरीद रहा है और लगातार एक सहयोग बनाने का प्रयास दोनों देशों में चल रहा है। आतंकवाद के मुद्दे पर दोनों देश एक साथ दिखाई पड़ते हैं। इस तरह के कई, और 1991 के सोवियत संघ के विघटन के बाद तो बहुत ज्यादा संभावना बढ़ गई कि दोनों देशों में अच्छे संबंध बने रहे। तो आई होप कि ये जो पूरा कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ रहा होगा और जो अमेरिकी वर्चस्व पूरी दुनिया में जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, वो वर्चस्व किन किन मुद्दों को लेकर है इसको भी आप समझ गए और उस वर्चस्व में भारत की क्या भूमिका रहनी चाहिए या भारत किस ओर होना चाहिए, इस पर भी हमने चर्चा की और भारत अमेरिका के संबंधों पर भी चर्चा की है। जो संबंधों की चर्चा आपको 1990 से नरसिंह राव की गवर्नमेंट से लेके हमें परमाणु जो परीक्षण किया अटल बिहारी वाजपेयी का दौर, उसके बाद मनमोहन सिंह का असैन्य परमाणु परीक्षण का दौर, फिर उसके बाद हमें मोदी ओबामा, मोदी ट्रंप, मोदी बाइडेन के इरा का पूरा चर्चा करते हुए लिखना है। तो अब मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे से आप ये चैप्टर समझ गए होंगे। इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप तुरंत बता दीजिए। एक बात और ध्यान रखिए कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप ये सारे के सारे कोर्सेज बिल्कुल निःशुल्क पढ़ सकते हैं।
हिंदी माध्यम में, इंग्लिश माध्यम में, IIT JEE की तैयारी, इसके अलावा कंपटीशन की तैयारी आप हमारे वेबसाइट, हमारे एप्लीकेशन या यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री करेंगे, जहां ना कुछ खरीदना है ना कोई कूपन कोड चाहिए। हाँ, नई नई जानकारी और अपडेट्स के लिए आप हमारे सोशल मीडिया जो हैंडल्स हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से जरूर जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि हम निःशुल्क शिक्षा के लिए और ज्यादा वीडियोस आप तक लेकर आते रहें। तो स्टूडेंट, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।